हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर लेक्चर ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग सीरीज लॉन्च्ड बाय PW स्किल्स। यार आज का लेक्चर रिकर्शन पे है विच इज अ वेरी स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम रिकर्शन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और आप ऐसा समझ सकते हैं कि रिकर्शन आपका पहला इंटरमीडिएट टॉपिक है। यह आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी के फेज को बिगिनर फेज से एक इंटरमीडिएट फेज में ट्रांजिशन करेगा। जो आज तक हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, कंडीशनल्स, इफ एल्स, लूप्स में फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, एरेज हमने देखा है, एक डेटा स्ट्रक्चर भी हम पढ़ चुके हैं एरेज, 2D एरेज के क्वेश्चंस भी हमने करे हैं। इनफैक्ट एरेज के हम अभी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं। उसमें हमने यार यूजुअली क्या किया है, लॉजिक बनाया है और उस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने इफ एल्स और ये लूप्स, यूजुअली इन्हीं चीजों की हेल्प से हमारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए। आज हम एक नया टूल पढ़ने वाले हैं, रिकर्शन, जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आज का टॉपिक इसलिए स्पेशल है क्योंकि ना तो ये रिकर्शन अपने आप में रिकर्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अभी आगे आके हम लिंक्ड लिस्ट पढ़ने वाले हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं, बैक ट्रैकिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ग्राफ्स की कुछ एल्गोरिथम्स होंगी, इन सब में रिकर्शन का यूज होगा। तो आप ऐसा समझिए कि ये प्री रिक्वेस्ट होगी उन सारे लेक्चर्स को समझने के लिए। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए जरूरी है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें, इसको बिल्कुल भी मत स्किप कीजिए। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट ही है, यहीं से तो शुरू होती है सारी कहानी। ठीक है, सो यार एसेंशियली आज के लेक्चर में हम रिकर्शन इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, कुछ वर्किंग रूल्स देखेंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी विल डू इन टुडेज लेक्चर। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आई वांट टू मेंशन कि यार कुछ बच्चों को रिकर्शन थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग टॉपिक लगता है, कुछ बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, बट इट इज नॉट टफ। एक बार अगर आप इसके बेसिक्स को ठीक से समझ जाएं तो आपको रिकर्शन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, एंड यार बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट्स रिकैप कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हम यार टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़कर आ रहे हैं पिछले लेक्चर से, विच वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी एक ऐसी चीज थी जो टिकी रहेगी आपके साथ। एवरी टाइम यू विल टॉक अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, आप इंटरव्यूज की बात कर लीजिए, आप इंडस्ट्री में चले जाएंगे, उस वक्त पे भी हमारा फोकस होगा कि हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, आई होप कि यार ये टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। इस पे भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, लूप्स के, नेस्टेड लूप्स के। ठीक है, रिकैप में यार आज मैं आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की ज्यादा डिटेल्स नहीं दूंगी। इनफैक्ट मैं आपको आज फटाफट से मेथड्स रिवाइज कराऊंगी। यार वैसे तो यार आई एम श्योर कि आप लोगों को मेथड्स ऑलरेडी याद होंगे, बट फॉर अ क्विक रिवीजन हम भी एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, जो हम रिकर्शन के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे, तब उस टाइम पे हमें मेथड्स की एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ठीक है, तो यार मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स आर ब्लॉक्स ऑफ कोड विच आर एग्जीक्यूटेड व्हेन कॉल्ड। ठीक है, तो मेथड लिखे कैसे जाते हैं यार? सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, लेट्स से void, और अगर मेथड इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो int। void का मतलब होता है कि मेथड कुछ नहीं रिटर्न कर रहा। उसके बाद हम मेथड का नाम लिखते हैं, लेट्स से प्रिंट, एंड देन लेट्स से सम। ठीक है, हम दो मेथड साथ साथ लिख रहे हैं। उसके बाद यार हम राउंड ब्रेसेस लगाते हैं, ये पेरेंथेसिस लगाते हैं, राउंड पेरेंथेसिस, और इन्हीं पेरेंथेसिस में हम पैरामीटर्स पास करते हैं अगर कोई मेथड पैरामीटर्स रिसीव कर रहा है तो। ठीक है, मान लीजिए हम चाहते हैं कि सम ए और बी रिसीव करे, सम की डेफिनेशन ऐसी है, तो हम यहाँ पर दो पैरामीटर्स लिख सकते हैं। प्रिंट को कुछ भी नहीं रिसीव करना है। ठीक है, हम प्रिंट एकदम सिंपल मेथड है, विदाउट रिसीविंग एनीथिंग, तो नहीं उसके अंदर कुछ होगा। फिर हम कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। ठीक है, एंड देन यार यहाँ पे जो पार्ट आता है उसको हम कहते हैं मेथड बॉडी। मेथड बॉडी लेट्स से इस वाले मेथड के अंदर हम हेलो प्रिंट कर रहे हैं। एस आउट का मतलब है यार प्रिंट, मतलब system.out.println, मैंने शॉर्ट में उसको सिर्फ एस आउट लिख दिया है। ठीक है, मान लीजिए सम के अंदर हम आंसर कैलकुलेट करते हैं a + b, ऑलराइट, एंड देन हम रिटर्न आंसर कर देते हैं। यहाँ पर मैंने ये जो रिटर्न कीवर्ड यूज किया है, दिस इज यूज्ड टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द मेथड। ठीक है, सो एसेंशियली आंसर इज द थिंग दैट इज बीइंग रिटर्न्ड फ्रॉम द मेथड सम। अब ये जो रिटर्न कीवर्ड है, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, ये ऑप्शनल होती है ऐसे मेथड में जिसका रिटर्न टाइप void है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लिखूं या ना लिखूं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेथड भी ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पर रिटर्न लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर रिटर्न के आगे कुछ और नहीं लिखना है, हमें सिर्फ रिटर्न के आगे सेमीकोलन लगा देना है। ठीक है, लेकिन इस मेथड में जो कि एक इंटीजर रिटर्न कर रहा था, जिसके अंदर ये चीज डिफाइंड थी कि ये इंटीजर रिटर्न करेगा, उसमें रिटर्न स्टेटमेंट कंपलसरी होती है। ठीक है, अब एक मेथड को यार कॉल कैसे किया जाता है? मान लीजिए मुझे प्रिंट को कॉल करना है, तो मैं प्रिंट लिखूंगी और पैरेंथेसिस लगा दूंगी। मान लीजिए ये मेन मेथड के अंदर हो रहा है। ठीक है,
ये हमारा मेन मेथड है और इसके अंदर मैंने प्रिंट को कॉल कर दिया। तो यार बस एज सिंपल एज दैट, ऐसे हम मेथड को कॉल करते हैं। और सम को कॉल करना है लेट्स से, क्योंकि सम कुछ आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कर रहा है, तो वो आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पे पास कर देते हैं कि भाई 2 और 3 को आप कैलकुलेट करो। इसको फिर हमें एक आंसर में रिसीव करना होगा, ठीक है, अगर हमें प्रिंट करना है, या फिर हम ऐसे डायरेक्टली एस आउट सम भी कर सकते हैं, ठीक। सो यार दैट वाज अबाउट मेथड्स। बस हमें यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है इसेंचुअली, ये जहाँ पर भी मेथड में आ जाए उस पॉइंट पे मेथड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। वो मेथड वहाँ पर ही रुक जाता है, वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसेंशली मान लीजिए कि इस मेथड के अंदर बहुत सारी लाइंस हैं, ठीक है, लाइन 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारी लाइंस इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो लेट्स से कि अगर यहाँ पर बीच में कहीं पे रिटर्न 1 2 3 4 रिटर्न कुछ भी लिख दिया जाए, तो ये जो नीचे की लाइंस है ना यार, ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इस मेथड ने सीधा सीधा 1 रिटर्न कर दिया इस पॉइंट पे, ये वाली लाइन चलेगी, ये वाली लाइन चलेगी, ये रिटर्न तो हो ही रहा है, उसके आगे कुछ नहीं चलेगा। सो इसेंशियली रिटर्न स्टेटमेंट जहां भी आ जाती है वहां पर मेथड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट मानी जाती है, ठीक है, उसके आगे मेथड नहीं चलता। दैट इज ऑल्सो one thing that you should know. Alright? Okay, so that was about a little prerequisite revision. और आज के लेक्चर में हम रिकर्सिव फंक्शंस इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ वर्किंग रूल्स देखेंगे रिकर्सिव फंक्शंस के। इसेंशियली मैं आपको 2-3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिनसे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी रिकर्शन को समझने में। इवन दो लोग समझते हैं कि इट्स अ टफ टॉपिक, बट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि इट्स नॉट, इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट करेक्टली, ठीक है। एंड आई मेक श्योर कि आज के लेक्चर में, आने वाले 3-4 लेक्चर में हम इतने प्रॉब्लम सॉल्व करें कि आपके फंडामेंटल्स जो है अच्छे हो जाएं रिकर्शन को लेके, ठीक है। और हम 1-2 प्रॉब्लम्स भी यार साथ साथ रिकर्शन पे कर रहे होंगे, विच आर इसेंशियली जस्ट टू अंडरस्टैंड रिकर्शन। ऑलराइट, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बस एक छोटी सी डेफिनेशन देने वाली हूँ रिकर्शन की, जो कि इनफैक्ट एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन भी होगी, जिसको हम कंप्लीट करेंगे आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ठीक है। सो यार इसेंशियली रिकर्शन तब हो रहा होता है जब एक मेथड खुद को कॉल करता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ऑल्सो अनदर थिंग यार, फंक्शन और मेथड इन दोनों वर्ड्स को हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होंगे, ठीक है। इसेंशियली हम एक मेथड को रेफर कर रहे हैं व्हेन आई एम सेइंग फंक्शन ऑल्सो। ऑलराइट, अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, यार इस बात का क्या मतलब हुआ हम डिटेल में अभी समझेंगे, पर लेट्स से प्रिंट के अंदर प्रिंट को ही कॉल कर दिया जाए, कुछ तो ऐसा कर दे, तो उसको रिकर्शन कहते हैं। डोंट वरी अबाउट इट, ये चीज़ अभी जो हमने लिखी जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, अभी हम इसको ठीक से समझेंगे आगे, ठीक है। बस एक बेसिक डेफिनेशन अभी हमने यहाँ पे लिखी है, और अभी हम डिटेल में इसको समझने से पहले एक और मैथ्स का जो टॉपिक है वो देखने वाले हैं, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्योंकि अगर हम PMI को एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेंगे तो हम कुछ कुछ चीज़ें जो हैं रिकर्शन की रिलेट कर पाएंगे PMI से। PMI हमने बचपन में पढ़ा था, है ना, मैथ्स में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यार, ये मत समझना कि आपको रिकर्शन समझ में नहीं आएगा। मैं वैसे भी अभी एक क्विक ओवरव्यू देने वाली हूँ, और अगर आप ये PMI वाली चीज़ नहीं आती है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, हम रिकर्शन समझ सकते हैं अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो, ठीक है। अगर आपने PMI लेट्स से नहीं पढ़ा है, मुझे याद नहीं यार PMI कौन सी क्लास में था, अगर 11th-12th में था और आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, PMI में हम यार करते क्या थे, PMI में हम कुछ प्रूफ कर रहे होते थे कि भाई हमें एक फॉर्मूला गिवन है एंड वी हैव टू प्रूव कि ये फॉर्मूला ट्रू है फॉर ऑल नंबर्स और फॉर सम नंबर्स, फॉर गिवन नंबर्स। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता था PMI का। सो फॉर एग्जाम्पल आज हम क्या प्रूव कर रहे हैं, आज हम प्रूव कर रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स फॉर एनी गिवन नंबर n, ठीक। इसेंशियली सम ऑफ all natural numbers until n for a given number n. Sigma represents sum, all right. This represent कि भाई 1 से लगा के n तक का सम, 1 + 2 and 2 up till n of i. This thing is n + 1 by 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। ये फॉर्मूला सही है, ये हमें पता है, बट हमें ये प्रूव करना है कि ये सही है, ठीक है। यार हम इस चीज़ को ऐसे सम ऑफ n भी लिख सकते हैं ना, सम ऑफ n। हमने मैथ्स में फंक्शंस पढ़े हैं ना, जैसे हम लिख देते थे कि भाई f of x = x + 2, ऐसे ही मैंने लिख दिया है कि सम ऑफ n = n of n + 1 by 2। f को सिर्फ सम से रिप्लेस कर दिया, आप इसको fn लिख दीजिए, ठीक है। बस f की जगह मैंने सम लिख दिया है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन सम है, ठीक है। सम ऑफ n इसेंशियली इज इक्वल टू n of n + 1 by 2।
एंड दिस रिप्रेजेंट्स सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स विच इज एसेंशियली दिस थिंग। ओके, तो ये हमें प्रूफ करनी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते थे, हम एक अजम्पशन लेते थे। अजम्पशन क्या होती थी, अजम्पशन कह लीजिए इसको या हाइपोथेसिस कह लीजिए। और ये अजम्पशन क्या होती थी कि ये जो फॉर्मूला है दिस इज ट्रू फॉर सम नंबर के। ठीक है, ध्यान रखिए, हमें प्रूफ करना है कि सारे नेचुरल नंबर्स के लिए चीज ट्रू होगी। n की वैल्यू 1 आ जाए, 100 आ जाए, 200 आ जाए, दिस फॉर्मूला विल ऑलवेज बी वैलिड। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। हम अजम्पशन क्या ले रहे हैं कि कोई नंबर k है जिसके लिए ये फॉर्मूला ट्रू होगा। सो यार दिस इज आवर अजम्पशन। 1 से लेकर आकर k तक सम k प्लस k इंटू k प्लस 1/2 आता है। इसेंशियली दिस इज सम ऑफ k। तो ये हमें प्रूफ करना है, ये हमारी अजम्पशन है। अब अल्टीमेटली इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम दो बातों को प्रूफ करना चाहते हैं। अगर हम इन दो बातों को प्रूफ कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये फॉर्मूला ट्रू है। वो क्या है दो बातें, वो देखते हैं। पहला प्रूफ हमें ये करना है कि अगर सम ऑफ k का सम जो है k इंटू k प्लस 1/2 है, फर्स्ट k नेचुरल नंबर्स का सम। ठीक है, तो फर्स्ट k प्लस 1 नेचुरल नंबर्स का सम k प्लस 1 k प्लस 2/2 आ जाएगा। ठीक है, k के लिए ये चीज ट्रू हमने अज्यूम करी है, k प्लस 1 के लिए ये चीज ट्रू होगी, ये हमें प्रूफ करनी है। दूसरा प्रूफ हमें ये करना है कि सम ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर्स, इसेंशियली अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर्स के लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मूला वैलिड होगा, विच इज लाइक 1 इंटू 1 प्लस 1/2, जो कि 1 ही आता है। तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। ये तो यार दिख ही रही है कि ये चीज़ ट्रू है ना। क्यों दिख रही है ये, क्योंकि देखिए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 है। इसको अलग रख लीजिए। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 हो तो फॉर्मूले से आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले से आंसर 1 आया और हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 है ऑलरेडी, तो 1 ही है, तो 1 तो 1 के इक्वल होता है। सो इसेंशियली यार लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, क्योंकि 1 तो 1 ही था और राइट हैंड साइड में हमने 1 इंटू 1 प्लस 1/2 फॉर्मूला लगा के देख लिया। तो ये फॉर्मूला 1 के लिए तो ट्रू है, ये चीज़ तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। दो बातों में से एक चीज़ तो हमें दिख ही रही है सामने सामने, दैट इज फाइन। सो यार अब क्लेम ये है कि अगर हम ये दोनों चीजें प्रूव कर दें और इस असम्पशन के ऊपर इसको प्रूव कर दें तो ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बता दूंगी, पर हम PMI में ऐसा ही करते थे। ठीक है, एक असम्पशन लेते थे, उसके ऊपर एक दो प्रूफ्स और कर देते थे और बोल देते थे जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो प्रूफ हो गया। मैं आपको समझाऊंगी कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये चीजें प्रूफ करने से हमारा मेन फॉर्मूला क्यों प्रूव हो गया। ठीक है, पर पहले हम जरा इस प्रूफ 1 को भी कर लें, फिर समझेंगे वो चीज। ठीक, प्रूफ 1 में क्या करना है, हमें k प्लस 1 नंबर्स का सम ये प्रूफ करना है। अब जरा एक बार देखते हैं कि k प्लस 1 नंबर्स का सम होता क्या है। देखिए i इज इक्वल टू 1 से k प्लस 1 का अगर मैं सम लिख रही हूँ तो वो क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे k प्लस 1, है ना। सो यार ये होता है फर्स्ट k प्लस 1 नेचुरल नंबर्स का सम। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें यार ये जो पहली चीज़ हमें दिख रही है ये क्या है, ये तो k नेचुरल नंबर्स का सम है। ये जो देखा आपने, ये वाली चीज़ जो हमने अज्यूम करी थी कि भाई फर्स्ट k नेचुरल नंबर्स का सम, ये क्या था, ये 1 प्लस 2 अप टू k तक का सम ही तो था। ये चीज़ तो हमने अज्यूम करी है ना कि k प्लस 1/2 है। तो यार ये चीज़ क्या सेम ये नहीं है, बिल्कुल सेम है। और इसकी वैल्यू क्या है, k प्लस 1/2। तो हम इसको, पहली बात तो ये जो है, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू k लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहले k नेचुरल नंबर्स का सम है। अरे ऑब्वियस ही बात है ना, अगर आप पहले k प्लस 1 नेचुरल नंबर्स का सम निकाल रहे हैं तो उसके अंदर पहला वाला जो हिस्सा है वो k नेचुरल नंबर्स का सम ही तो होगा। ठीक है, सो यार वी आर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ फर्स्ट k प्लस 1 नेचुरल नंबर्स। उसके अंदर हमें k नेचुरल नंबर्स यहाँ दिख गए, उसमें एक चीज़ और ऐड करनी है हमें k प्लस 1। इस चीज़ की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, वो ये है, क्योंकि हमने वो अजम्पशन ली है। ठीक है, तो हम इसको k प्लस 1/2 लिख सकते हैं प्लस k प्लस 1। ठीक है, अब अगर आप इसमें से k प्लस 1 को कॉमन ले लें तो यार अंदर बचेगा k/2 प्लस 1, जिसको हम सॉल्व अगर करें ऐसे करके तो यार ये चीज़ k प्लस 1 k प्लस 2/2 ही आ जाती है। ठीक है, सो इसेंशियली ये चीज़
क्या आई निकल के। इसेंशियली हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कि भाई i इज इक्वल टू 1 से k+1 जो है यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू किया था और यहाँ पहुँच गए। तो ये चीज़ k+1 k+2/2 ही है। ऑलराइट, अब इधर देखिए जो हमें प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड ये थी और राइट हैंड साइड ये थी, और ये रही हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये रही हमारी राइट हैंड साइड, जो दोनों इक्वल हम ले आए। ठीक है, तो यार ये चीज़ भी प्रूफ हो गई, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब इन दोनों के प्रूफ होने से ये कैसे प्रूफ हो गया कि यार सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। देखते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमने 1 के लिए इसको सही प्रूफ कर दिया तो हम 2 के लिए भी सही प्रूफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि k के लिए अगर ट्रू है तो k+1 के लिए ट्रू होता है। ये चीज़ सही है कि नहीं? देखो k के लिए ट्रू था, ये मान के हमने k+1 के लिए ट्रू प्रूफ कर दिया था। तो अगर हम 1 के लिए ट्रू ले आए, अगर हम 1 के लिए ट्रू ले आ चुके हैं तो 2 के लिए भी ट्रू ले आएंगे, है ना, ये वाले लॉजिक को यूज़ करके। अगर 2 के लिए ट्रू आ गया तो यार 3 के लिए भी ट्रू हो जाएगा, 3 के लिए ट्रू आ गया तो यार 4 के लिए भी ट्रू होगा, 4 के लिए ट्रू है तो 5 के लिए भी ट्रू होगा, 5 के लिए ट्रू है तो 6 के लिए भी ट्रू होगा। क्यों भाई? क्योंकि k के लिए ट्रू होता है तो k+1 के लिए ट्रू हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, इसेंशियली यहाँ से शुरू हुई ये वाली चेन, ये k था, ये k+1 था, फिर उसके बाद ये k अगर है तो ये k+1 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम 1 और 1 के लिए और k+1 के लिए प्रूफ कर दिए हैं इस वाली अजम्पशन के ऊपर। तो ये पूरा फॉर्मूला सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। ठीक है, सो यार हमने यहाँ पर 2-3 चीज़ें देखी। एक तो हमने देखी अजम्पशन, उसके बाद हमने देखा कोई ना कोई सेल्फ प्रूफ, कोई हमने खुद से प्रूफ किया, इसेंशियली सेल्फ वर्क। यहाँ पे हमने एक फेथ स्टैब्लिश किया, एक अजम्पशन करी। ठीक है, फेथ कह लीजिए इसको, अजम्पशन कह लीजिए। और एक हमने बेस केस प्रूफ कर दिया, है ना। अगर हम 1 को प्रूफ नहीं करते तो कोई मतलब नहीं था इस बात का, अगर ये चीज़ 1 के लिए ट्रू नहीं होती, क्योंकि 1 से ही तो हम बिल्ड करके आए ना कि 1 के लिए ट्रू, फिर 2 के लिए ट्रू, फिर 3 के लिए ट्रू, क्योंकि ये k था और k के लिए ट्रू अगर है तो k+1 के लिए भी ट्रू होता है। ये तो हमने अपने आप ही देखा है, प्रूफ किया है। ठीक है, सो इसेंशियली यार यहाँ पे हमने PMI के अंदर 3 चीज़ें देखी, अजम्पशन, सेल्फ वर्क और एक बेस केस। ये 3 चीज़ें आप रिकर्शन में भी देख पाएंगे। मेरा आपको PMI समझाने का बस इतना सा ही मकसद था कि आप थोड़ा सा रिकर्शन को रिलेट कर पाएं उस चीज़ से जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है यार, मूविंग ऑन टू रिकर्शन। देखो यार, रिकर्शन समझने के लिए हम एक क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर अपनी रिकर्शन की अधूरी डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे। रिकर्शन के किसी भी क्वेश्चन को जनरली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये सारी चीजें हम इस क्वेश्चन से डिकोड करेंगे। ऑलराइट, सर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक मेथड लिखना है टू प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, ठीक, यूजिंग रिकर्शन। सो इसेंशियली आपके पास एक मेथड है, मान लीजिए मेथड का नाम है प्रिंट 1 to n, या फिर मेथड का नाम यार प्रिंट इंक्रीजिंग रख लेते हैं। ठीक है, इंट n ये एक नंबर रिसीव कर रहा है और जो भी ये नंबर n आया 1 से लेके वहां तक के सारे नंबर्स हमें प्रिंट करने हैं। इसेंशियली n की वैल्यू आपको 5 मिल जाए, ठीक है, n की वैल्यू आपको 5 मिल जाए तो आउटपुट में हमें 1 2 3 4 5 दिखना चाहिए प्रिंटेड। दिस इज द क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे यार ये तो बहुत सिंपल है, हम तो सिंपली एक फॉर लूप लगा सकते हैं जो 1 से शुरू होगा और n तक चलेगा और हम सीधा सीधा i को प्रिंट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। बट यार हमें आइट्रेशन नहीं यूज करनी, हमें इसके अंदर कोई फॉर लूप नहीं यूज करना, दैट इज द केस। ओके, हमें इसे रिकर्शन से सॉल्व करना है क्योंकि हम रिकर्शन सीखना चाह रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना है या गोल नहीं है, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है रिकर्शन से, ये गोल है, रिकर्शन को समझना है। ठीक है, तो यार मैं ना एक काम करती हूँ, इस प्रिंट इंक्रीजिंग फंक्शन को PI लिख लेती हूँ क्योंकि बार बार इतना लंबा लिखना बड़ा टाइम ले जाएगा। तो मान लीजिए PI फंक्शन को कॉल किया जाए 5 पास करके, सो ये 1 2 3 4 5 ये चीज़ प्रिंट कर दे। ठीक है, PI को कॉल किया जाए 4 पास करके तो ये 1 2 3 4 प्रिंट कर दे। सिमिलरली 3 पास अगर इसको कर दें तो ये 1 2 3 प्रिंट करें। ठीक है, और 2 पास करें तो 1 2 प्रिंट करें, 1 पास करें तो ये 1 प्रिंट करें। अब इसको बिना फॉर लूप के कैसे सॉल्व किया जाए? ठीक है, देखिए एक चीज नोटिस कीजिए, जहां हमने PI4 लिखा है, PI4 की इसेंशियली आउटपुट क्या आती है 1 2 3 4, राइट। अगर हम ध्यान से प्रिंट इंक्रीजिंग 5 को देखें तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 आ रहा है।
इसके अंदर एक सब पार्ट है 1 2 3 4 विच इज एग्जैक्टली द सेम एज PI4। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो PI5 है इसके अंदर ये वाला पार्ट PI4 का आउटपुट है? सेम चीज हर एक के लिए वैलिड है। अब आप PI4 को देखिए, PI4 में 1 2 3 आ रहा है और 1 2 3 जो है वो प्रिंट इंक्रीजिंग 3 का आउटपुट है। तो PI4, PI3 और एक साथ में 4 ऐसे लिखा जा सकता है। सिमिलरली PI3 को PI2 और साथ में एक 3 लिखा जा सकता है। इसेंशियली क्या चीज यहां से बन के आ रही है कि अगर मुझे प्रिंट इंक्रीजिंग 5 को सॉल्व करना है तो अगर किसी तरह से प्रिंट इंक्रीजिंग 4 1 2 3 4 आउटपुट दे दे मेरे को, और उसके बाद मैं क्या करूं, मैं बस यहाँ पे एक और 5 प्रिंट कर दूं। मान लीजिए ये n है, सो इसेंशियली PI ऑफ n है, सो इसेंशियली PIn-1 और खुद n। ठीक है, इस चीज को अगर साथ में लिख दिया जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। पर PI4 1 2 3 4 आंसर देगा, ये कैसे होगा? ये तो मेथड ही है ना यार, ये दोनों कोई अलग अलग मेथड तो है नहीं कि PI5 अलग मेथड है, PI4 अलग मेथड है। हाँ, मुझे पता है ये दोनों अलग मेथड नहीं है, इनमें सिर्फ वैल्यूज अलग पास्ड हैं। ठीक है, सो इसेंशियली जैसे हमने PMI में अज्यूम किया था कि भाई फॉर सम नंबर k हम अज्यूम कर रहे थे कि फॉर्मूला ट्रू था। ठीक है, कि भाई सम ऑफ फर्स्ट k नेचुरल नंबर्स k + 1/2 होता है। ठीक है, तो हम यहां पर भी ये अज्यूम करेंगे कि प्रिंट इंक्रीजिंग 4 या ये कह लीजिए कि प्रिंट इंक्रीजिंग n-1 सही आंसर देता है। ठीक है, सो इसेंशियली अगर हम प्रिंट इंक्रीजिंग, मैं यहां पर यार PI लिख देती हूँ डायरेक्टली। ठीक है, PI n-1 को कॉल कर दें तो ये ना 1 से n-1 तक के सारे नंबर्स को प्रिंट कर देगा। ये हम अज्यूम कर रहे हैं। अभी इस पॉइंट पे आप टेंशन मत लीजिए कि मैम क्या बोल रही हो, प्रिंट इंक्रीजिंग को तो आपने अभी तक इम्प्लीमेंट भी नहीं किया, तो ये चीज ये कैसे प्रिंट कर देगी? चलो कंफ्यूजन होती हो अगर इससे थोड़ी बहुत, तो हम क्या करें, एक चीज तो हम ये करें कि इसका नाम PI कर दें। पहले PI मेथड है हमारे पास और PI मेथड n पे इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, n रिसीव कर रहा है ये, पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि PIn-1 सही आउटपुट प्रिंट करेगा। यहां पर देखो ये अजम्पशन है, ज्यादा मत सोचो इस बारे में कि ये चीज कैसे होगी, बस मान लो फिलहाल के लिए कि ये होगी। मैं आपको दिखाऊंगी, प्रूफ करूंगी, सब कुछ होगा। ठीक है, पर अभी मान लेते हैं कि ये चीज n-1 को प्रिंट कर देगी। इससे ज्यादा हमें दिमाग लगाना नहीं कि भाई PIn हमें सॉल्व करना है और PIn-1 को हम अज्यूम कर रहे हैं कि यार ये हमारे को जो आउटपुट देना चाहिए वो दे देगी। अब देखिए प्रिंट इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या काम होता है कि उसको जो भी वैल्यू पास कर दी जाए वहां तक 1 से लगा के वहां तक वो सारे नंबर्स को प्रिंट कर देती है। तो हमने ये मान लिया कि PIn-1 में ऐसा होगा। ठीक, ऐसा होने के बाद हमें एक और चीज करनी है। देखिए इससे क्या होगा, यहाँ से n-1 तक नंबर्स प्रिंट होंगे, पर हमें प्रिंट क्या करना है, इस मेथड का गोल क्या है, 1 से n तक सारे नंबर्स प्रिंट करना। अब 1 से n-1 तक के नंबर्स तो यहाँ से प्रिंट हो गए, पर एक चीज हमें खुद भी करनी पड़ेगी। वो क्या है? वो चीज है n को प्रिंट करना। ठीक है, तो ये चीज हमने खुद करी। ठीक है, तो अगर ये चीज सच है तो ये 1 से n-1 प्रिंट कर देगी और ये n को प्रिंट कर देगी। इसेंशियली अगर n 5 था तो 5 और n कुछ और है तो n। ठीक, सो हमारा आंसर आ जाना चाहिए अगर ये वाली चीज ट्रू है। एक पंगा है यार, वो पंगा ये है कि मान लीजिए n की वैल्यू 1 आ जाए। ठीक है, लेट्स से कि n की वैल्यू 1 आ गई, तो क्या होगा, यहाँ पर 1 रिसीव होगा और हम यहाँ पर PI ऑफ 1-1 विच इज PI0। ठीक है, तो हम PI0 कॉल कर रहे होंगे। ठीक है, पर PI0 तो एक इनवैलिड इनपुट है और 0 तो हम क्या ही प्रिंट करेंगे, मतलब 1 से 0 प्रिंट करना है, इस बात की तो कोई सेंस ही नहीं है। तो 1 एक ऐसा केस है जो हमें इशू दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आके समझ ही नहीं आएगा कि क्या प्रिंट करें। 1 से 0 तो प्रिंट करना कुछ होता ही नहीं है, 1 से 0 क्या होता है ना। तो हमें 1 को अलग से हैंडल करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्टार्टिंग में ये लिख सकते हैं कि अगर n 1 है तो हमें क्या करना है। देखिए n 1 है तो आउटपुट क्या होना चाहिए, अगर n 1 है तो सिर्फ 1 ही प्रिंट होना चाहिए, ये तो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे खुद से 1 प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। इस मेथड की एग्जीक्यूशन को यहाँ पर रोक देंगे। रिटर्न कीवर्ड से क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट अगर यहाँ आ गई, इस मेथड की एग्जीक्यूशन यहाँ खत्म हो जाएगी, हम यहाँ आएंगे ही नहीं। यहाँ पर हम इस मेथड को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो PI0 जैसी चीज कभी होगी ही नहीं।
सो वी आर सेफ। ऑलराइट, तो हमने 1 के केस को स्टार्टिंग में ऐसे लिख दिया। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो भी आपको समझ में आएगी कि एक सिर्फ एक केस को हैंडल करना नहीं है, ये उससे ज्यादा है वैसे, ठीक है, पर अभी मैंने समझाने के लिए ऐसे लिख दिया है। इसी चीज को यार हम बेस केस कहते हैं। ये तीनों चीजें हमने पीएमआई में भी देखी थी। n=1 के लिए प्रूफ किया था, एक बेस केस, एक अजम्पशन और एक सेल्फ वर्क, ठीक है। तो भाई हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैम आपने ये क्या लिख दिया, पर मैं आपको बता दूं ये कोड जो है बिल्कुल ठीक है और ये चलेगा, ठीक है। और ये क्यों चलेगा, कैसे चलेगा, ये अभी हम बिल्कुल अभी समझने वाले हैं। पर उससे पहले एक बार इसको कोड करते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या ये एक्चुअल में चल रही है चीज। ये अजीब सी चीज कि भाई आपने कहाँ प्रिंट करा 1 से 5, अजम्पशन के ऊपर थोड़ी ना कुछ हो सकता है, ऐसे थोड़ा ना अज्यूम कर लो, असम्पशन से थोड़ी प्रोग्रामिंग चल रही है। बट यार हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख दिया कि हमने अज्यूम किया है। अभी जब हम समझेंगे इसको कि ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है, तो आपको दिखेगा कि ये असम्पशन जो है ये एक्चुअल में बिल्डअप होकर के सारी चीजें प्रिंट कर रही होगी, ठीक है। तो हम ये चीज समझेंगे, वेट फॉर इट, पेशेंस रखिए यहाँ पर थोड़ा सा, बस हाई लेवल पे समझिए, ठीक है। जैसा देखिए हाई लेवल पे हमने सिर्फ समझना है कि ये चीज चलेगी तो ये चीज काम कर जाएगी, ठीक है। तो एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं एंड देन हम वापस आके समझेंगे कि वाई इज इट इवन वर्किंग, ठीक है। सो यार हमारे पास मेन क्लास है, ऑलराइट। मेन क्लास में हमारे पास एक मेन मेथड है। हम यूजर से n इनपुट लेंगे, उसके लिए हमें एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है। system.in, ऐसे हम इनपुट लेते हैं, इतना तो हमें अभी तक आता ही है। और n हम ले रहे हैं यूजर से इनपुट एक इंटीजर। उसके बाद हमें एक प्रिंट इंक्रीजिंग नाम का मेथड इंप्लीमेंट करना है which will receive n as an argument and print all the numbers from 1 to n, ठीक है। हम प्रिंट इंक्रीजिंग को अब इंप्लीमेंट करेंगे और ये रिटर्न क्या करेगा यार, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो इसका रिटर्न टाइप हो गया void। n ये रिसीव कर रहा है, जो अभी अभी हमने बोर्ड पे कोड लिखा था उसी कोड को मैं यहाँ लिख रही हूँ। n के केस को यहाँ डील कर रहे हैं कि अगर n 1 है तो n को प्रिंट कर दीजिए। आप यहाँ पे n लिख दो, 1 लिख लो, एक ही बात है ना, क्योंकि n की वैल्यू फिलहाल 1 ही है, तो यहाँ पे मैं n लिख देती हूँ फिलहाल। एंड देन आई हैव टू रिटर्न, राइट, बिकॉज हम इसके आगे नहीं जाना चाहते। n=1 के लिए हमारा सोल्यूशन यहाँ तक ही हो जाएगा। नाउ व्हाट वी वांट, हम n-1 के लिए सॉल्व करना चाहते हैं। अब हमारी अजम्पशन के हिसाब से ये जो लाइन है ये इतनी चीज़ें प्रिंट कर देगी, पर ये इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, इसका आउटपुट होना चाहिए ऐसा कुछ, ठीक है। इतना तो प्रिंट हो गया लेकिन ये चीज़ नहीं प्रिंट हुई, तो इसको हम अपने आप से प्रिंट कर देंगे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करके, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं यार रन। फाइव इनपुट देते हैं तो 1 2 3 4 5 देखो प्रिंट हो गया। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रोग्राम सही चलने वाला है, तो ये चल रहा है सही। 10 इनपुट दे दो, 1 से 10 तक प्रिंट हो जाएगा। अब यार वापस आते हैं और समझते हैं कि ये जो चीज़ हमने लिख दी कि बस ऐसे असम्पशन पे कॉल मार दी, तो ये चीज़ काम कर कैसे रही है, ठीक है। यार इस वाले कोड का ड्राई रन करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ, एक्चुअली रिवाइज कराना चाहती हूँ। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ड्राई रन समझने के लिए। हमने कॉल स्टैक डिस्कस किया था, आपको याद है कि भाई कैसे एक स्टैक के अंदर मेथड कॉल्स जाती हैं, लोकल वेरिएबल्स के लिए जगह बनती है, स्टैक फ्रेम बनता है हर एक मेथड के लिए, है ना। वो चीज़ हम फटाफट से रिवाइज करते हैं क्योंकि वो ज़रूरी है इसके ड्राई रन को समझने के लिए। तो यार मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने 4 फंक्शंस बनाए हुए, 4 मेथड्स बनाए हुए, जिनका नाम है fun1, fun2, fun3 और ये हमारा मेन मेथड है, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। ये जो fun1 मेथड है इसके अंदर एक लोकल वेरिएबल x बना हुआ है और अगली लाइन में ये fun2 मेथड को कॉल कर रहा है, ठीक है। fun2 मेथड अभी हम देखेंगे क्या है, और fun2 मेथड के कॉल करने के बाद ये x को प्रिंट कर रहा है। fun2 में एक x बना है, वो fun3 को कॉल कर रहा है और x को प्रिंट कर रहा है। उसके बाद फिर fun3 में x बना है एक और x प्रिंट हो रहा है। इसेंशियली हम इसको ड्राई रन करेंगे और फटाफट समझ लेंगे कि भाई कॉल स्टैक के अंदर कैसे मेथड्स के लिए जगह बन रही है, कैसे मेथड्स बाहर जा रहे हैं, कैसे मेथड्स अंदर आ रहे हैं, ठीक है। यार ये कोई मैंने अतरंगी कोड नहीं लिखा है, दिस इज
वेरी नॉर्मल कोड, मैंने बस मेथड्स की कॉल को चेन कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए बस, ठीक है। इसमें तो आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना कि fun1 से fun2 को कॉल किया, fun2 से fun3 को कॉल किया, fun3 में इसेंशियली सिर्फ प्रिंट किया है, ये कुछ भी नहीं है यार। जैसे हम एक मेथड के अंदर कॉल करते हैं, ये आपको समझ आ रहा है ना कि हमने मेन मेथड से fun1 कॉल किया। इसेंशियली अभी तक हम क्या करके आ रहे थे, fun1 था उसके अंदर हम कोड लिख देते थे, और इस बार हमने क्या किया, एक और मेथड उसके अंदर कॉल कर दिया, और जो मेथड कॉल किया है उसके अंदर भी एक और मेथड कॉल हो रहा है, और फाइनल मेथड के अंदर कोई और मेथड कॉल नहीं हो रहा। ऐसी चीज हम पहले भी कर चुके हैं एक्चुअली। आपको याद है हम एरेज के क्वेश्चंस करते थे, तो हमें कोई भी क्वेश्चन लेट से सॉल्व करना होता था तो उसके अंदर हम एक प्रिंट एरे मेथड लिखते थे, तो वही चीज हो रही है, एक मेथड के अंदर मेथड कॉल हो रहा है एंड एज सेपरेटली अ डिफरेंट मेथड एंटायरली, जस्ट अ चेन ऑफ 2 मेथड्स इट इज, ठीक, 3 मेथड्स, ओके। जब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो हमारी सबसे पहले रैम में लोड होता है एंड देन उसको मेमोरी मिलती है, कुछ ना कुछ अलग अलग तरह की मेमोरीज उसको मिलती है। स्टैक मेमोरी मिल गई, हीप मेमोरी मिल गई, ठीक है। आज हम स्टैक मेमोरी के ऊपर बात करने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैक मेमोरी में लोकल वेरिएबल्स, मेथड कॉल्स, ये चीजें होती हैं, और हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। आज हम स्टैक मेमोरी पे फोकस करने वाले हैं। ये जो स्टैक मेमोरी है इसको हम कह रहे हैं कॉल स्टैक, ठीक है। स्टैक इसेंशियली यार एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लीफो प्रिंसिपल का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं स्टैक का मतलब, तो लेट्स से आपके पास एक पाइल ऑफ प्लेट्स है, स्टैक ऑफ प्लेट्स हैं आपके पास। ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकेंड प्लेट है, थर्ड प्लेट है, फोर्थ प्लेट है। तो अगर देखा जाए तो ये पाइल बनाने के लिए क्या किया गया होगा, देखिए। सबसे पहले फर्स्ट प्लेट रखी गई होगी, फर्स्ट प्लेट के ऊपर सेकेंड प्लेट रखी गई होगी, सेकेंड के ऊपर थर्ड, और थर्ड के ऊपर फोर्थ। अब अगर हमें ये प्लेट्स उठानी है तो सबसे पहले जो हम प्लेट उठाएंगे वो फोर्थ प्लेट होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले फोर्थ प्लेट उठाएंगे। इसेंशियली क्या हुआ, जो प्लेट सबसे लास्ट में गई, लास्ट इन, वो फर्स्ट आउट हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद टॉप पे पड़ी हुई है थर्ड प्लेट, तो अब थर्ड प्लेट उठेगी। थर्ड प्लेट जब तक नहीं उठ जाती इसेंशियली तब तक सेकंड प्लेट नहीं उठ सकती, ठीक है। सो यार आप समझ पाए लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब कि भाई जो चीज सबसे लास्ट में अंदर डाली गई है वो सबसे पहले बाहर आएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। बीच में से हम कुछ नहीं निकाल सकते हैं। देखिए जब भी कोई मेथड कॉल होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक स्टैक फ्रेम बनती है कॉल स्टैक के अंदर। देखिए लेट्स से कि ये हमारा कॉल स्टैक है, दिस इज आवर कॉल स्टैक। तो यार जब भी कोई मेथड कॉल होगा इस कॉल स्टैक के अंदर एक स्टैक फ्रेम बनेगी, ठीक। सो यार सबसे पहले क्या होगा, देखो जावा में अगर हम कुछ भी रन करते हैं तो सबसे पहले मेन मेथड रन होता है, तो सबसे पहले तो मेन के लिए ही एक स्टैक फ्रेम बनेगी। यहाँ पर मेन के लिए एक स्टैक फ्रेम बनेगी, ठीक है। स्टैक फ्रेम कुछ नहीं यार, बस हम एक अलग अलग जगह दे रहे हैं, अलग अलग स्पेस दे रहे हैं हर एक मेथड को, ठीक है। तो मेन के लिए ये वाला स्पेस मिला, ये स्टैक फ्रेम बनी मेन के लिए, ठीक है। मेन के अंदर क्या हो रहा है, फंक्शन1 कॉल हो रहा है, ठीक है। अब देखिए स्टैक फ्रेम में यार हम यहाँ पर दो चीजें ट्रैक करेंगे। स्टैक फ्रेम में, स्टैक फ्रेम के अंदर दो चीजें हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इसेंशियली स्टैक फ्रेम में स्टोर हो रही होती है, हम नहीं कर रहे, स्टैक फ्रेम कर रहा होता है। तो क्या दो चीजें, पहला तो लोकल वेरिएबल्स, फॉर एग्जाम्पल ये x=1, ये fun1 की स्टैक फ्रेम में होगा। दूसरा ये कि करंट लाइन कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। याद रखेंगे पहला तो लोकल वेरिएबल्स और दूसरा करंट लाइन जो कि प्रोसेस हम कर रहे हैं, जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इसेंशियली ये दो चीजें स्टैक फ्रेम में रिकॉर्ड हो रही होती हैं। सो कमिंग बैक टू दी स्टैक फ्रेम ऑफ मेन, मेन मेथड में क्या हो रहा है यार, fun1 कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन नंबर 1 पे अगर मैं यहाँ पर लाइन इंडिकेट कर दूं कि भाई ये इस मेथड की फर्स्ट लाइन है, तो लाइन नंबर 1 में इसेंशियली fun1 कॉल हुआ है। अब देखिए जब भी कोई मेथड कॉल होता है, ठीक है, याद रखिए इस बात को, यूज कर रहे हैं हम इसको, आगे भी यूज कर रहे हैं कि जब भी कोई मेथड कॉल होता है तब उस मेथड के कॉरस्पॉन्डिंग एक नई स्टैक फ्रेम बनती है, ठीक है। तो fun1 कॉल हुआ तो fun1 के लिए एक नई स्टैक फ्रेम बनेगी, ओके। अब fun1 पे जाते हैं। fun1 में पहली लाइन में x की वैल्यू 1 असाइन हो रही है, एक वेरिएबल बन रहा है x और उसको वैल्यू मिल रही है 1। तो यार यहाँ पे x=1 लाइन नंबर 1 पे हो गया। फिर लाइन 2 है यार, फिर लाइन 3 है, ओके। देन लाइन 2 पर हम आए, लाइन 2 पर क्या हो रहा है यार, एक मेथड कॉल हो रहा है fun2, ठीक। तो ठीक है fun2 पे जाएंगे। अब ये जो fun2 मेथड है इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, पहले तो अगर fun2 कॉल हुआ है तो fun2 के लिए एक नई स्टैक फ्रेम बनेगी। तो यार पहले तो fun2 के लिए स्टैक फ्रेम बना लो। और एक और चीज, ये fun1
फन 1 ने फन 2 कौन सी लाइन पे कॉल किया है, लाइन नंबर 2 पे। सो इसेंशियली अभी लाइन नंबर 2 पर प्रोसेसिंग चल रही है फंक्शन 1 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर लाइन नंबर 2 का रेफरेंस स्टोर हो जाएगा कि भाई लाइन नंबर 2 है जहां पर फंक्शन 2 कॉल हुआ है, ठीक है। फंक्शन 2 कॉल हो गया है तो हम फंक्शन 2 पर जाएंगे और x को एक वैल्यू दे रहे हैं हम यहाँ पर 2, एक नया वेरिएबल बना रहे हैं x और उसको वैल्यू दे रहे हैं 2, ठीक है। एक चीज याद रखिए, ये वाला x और ये वाला x अलग है। हम मेथड लेवल स्कोप ऑफ वेरिएबल्स हमने पढ़ा था ना, उसमें हमने मेथड लेवल स्कोप पढ़ा था, वो चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर एक और नया वेरिएबल बन गया x इक्वल टू 2। ये दोनों चीजें अलग हैं क्योंकि मेथड लेवल स्कोप के वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं, इनका सिर्फ नाम सेम है। दिस एंड दिस इज एंटायरली डिफरेंट, अलग एड्रेसेस पे बने हुए हैं, अलग वेरिएबल्स हैं, सिर्फ नाम सेम है। ओके, सो दिस इज x इक्वल टू 2, दिस वॉज लाइन नंबर 1, ठीक है। लाइन नंबर 1 चली, देन लाइन नंबर 2 में एक और मेथड कॉल हो रहा है fun 3। क्योंकि मेथड कॉल हो रही है तो एक नई स्टैक फ्रेम बनेगी, ओके, एक नई स्टैक फ्रेम बनी। और साथ साथ कहाँ से हुआ था ये मेथड कॉल, लाइन नंबर 2 से, तो वो चीज़ यहाँ पर स्टोर हो गई, ठीक। अब fun 3 कॉल हुआ है तो हमें fun 3 पे जाना पड़ेगा। एक और चीज़ यार देखिए, अगर fun 2 के अंदर मैंने fun 3 को कॉल कर दिया है तो पहले अब fun 3 पूरा होगा। ये लाइन नंबर 3 जो है ना, fun 2 की लाइन नंबर 3 तब तक नहीं चल सकती जब तक ये लाइन नंबर 2 कंप्लीट ना हो जाए। और लाइन नंबर 2 में एक मेथड कॉल है, सो इसेंशियली दिस मेथड हैज टू कंप्लीट बिफोर लाइन नंबर 3 ऑफ फंक्शन 2 कैन रन। सेम गोज फॉर फंक्शन 1। फंक्शन 1 में यार फंक्शन 2 कॉल हो रहा था, तो जब तक फंक्शन 2 पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक ये चीज़ पूरी होके वापस नहीं आ जाएगी, इसेंशियली जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये लाइन नहीं चलेगी, ठीक है। सो फंक्शन 3 की अगर स्टैक फ्रेम बन गई है तो स्टैक फ्रेम या रिमूव भी होती हैं। रिमूव कब होती हैं, जब फंक्शन की एग्जीक्यूशन पूरी हो जाती है। सो इसेंशियली जब तक फंक्शन 3 की स्टैक फ्रेम नहीं रिमूव हो जाती तब तक हम फंक्शन 2 की स्टैक फ्रेम में आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। सेम यार लीफो वाला प्रिंसिपल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। फंक्शन 3 क्योंकि सबसे लास्ट में एंटर हुआ है तो सबसे पहले वही निकलेगा और जब तक वो नहीं निकल जाता फंक्शन 2 नहीं निकाला जा सकता। सेम गोज फॉर यार फंक्शन 2, जब तक फंक्शन 2 नहीं निकलेगा तब तक फंक्शन 1 नहीं निकाल सकते। ऑलराइट, अब फंक्शन 3 में देखो यार क्या हो रहा है। फंक्शन 3 में एक और वेरिएबल बन रहा है x, जिसकी वैल्यू हम डाल रहे हैं 3, ठीक है। ये लाइन नंबर 1 पे हुआ है। अब इसकी लाइन नंबर 2 पे क्या हुआ, प्रिंट हो गया x, ठीक है। x को प्रिंट कर देते हैं, यहाँ आउटपुट लिखेंगे हम अपना। x की वैल्यू क्या है इस वाले फंक्शन में, इस वाली फ्रेम में x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे x प्रिंट हो गया। ऑलराइट, वेरी गुड। देन हम मेथड के एंड पे पहुंच गए। जब हम मेथड के एंड पे पहुंच गए इसका मतलब क्या, मेथड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। मेथड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई मतलब क्या, कि स्टैक फ्रेम अब रिमूव हो जाएगी, ठीक। तो स्टैक फ्रेम यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ये चीज़ फंक्शन 3 की स्टैक फ्रेम गायब। और फ्लो जो है वापस फंक्शन 2 पे आ जाएगा क्योंकि कॉल स्टैक में सबसे ऊपर अब फंक्शन 2 पर हुआ है। पर फंक्शन 2 में कहाँ वापस आना है, देखिए जो हमने लाइन स्टोर करी थी ना, इसका सिग्निफिकेंस यही था कि कहाँ वापस आना है, वो चीज़ स्टोर्ड लाइन से पता चल जाएगी, लाइन नंबर 2 पे। अच्छा ठीक है, लाइन नंबर 2 में एक मेथड कॉल हुई थी जो पूरी हो चुकी है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगली लाइन में क्या हो रहा है, x प्रिंट हो रहा है। फिलहाल x की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, x की वैल्यू फिलहाल 2 है तो x यार 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लाइन नंबर 3 भी चल गई, उसके बाद ये मेथड खत्म हो गया, ठीक है। इसकी एग्जीक्यूशन इसेंशियली खत्म हो गई, हम एंड पर आ गए मतलब खत्म एग्जीक्यूशन। अब ये वाली चीज़ जो है फंक्शन 2 जो है वो भी स्टैक से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ कॉल स्टैक से गायब हो गई और फ्लो कहाँ जाएगा अब हमारे पास से, देखिए फ्लो जो है फंक्शन 2 से फंक्शन 1 पे चला जाएगा। फंक्शन 1 में किस जगह, फंक्शन 1 में लाइन 2 पे, क्योंकि लाइन 2 पर ही कॉल हुआ था फंक्शन 2, ठीक है। सो यार इसमें सिर्फ एक फंक्शन कॉल हो रही है तो ये लाइन 2 एग्जीक्यूट हो चुकी है फंक्शन के कंप्लीट होने पे। अब हम आएंगे लाइन नंबर 3 पे जहां पर x प्रिंट हो रहा है, ठीक है। x क्या है फिलहाल, x है 1, सो x प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद यार ये मेथड भी कंप्लीट हो गया तो हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं स्टैक फ्रेम से, तो यार ये भी स्टैक फ्रेम से रिमूव हो गया और इसका फ्लो भी अगले स्टैक फ्रेम पे चला गया, ठीक है। अब क्या पड़ा हुआ है स्टैक फ्रेम में, अब पड़ा हुआ है यार मेन मेथड। हमारा मेन मेथड में कौन सी लाइन पे जाना है, लाइन 1 पे वापस जाना है। लाइन 1 में एक fun 1 कॉल हो रहा था, वो कॉल कंप्लीट हो चुकी है तो उसके बाद हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं। सो इसेंशियली यार हमारी स्टैक फ्रेम खाली हो गई, हमने पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया और हमारा आउटपुट ये आ गया,
ठीक है। इस एग्जाम्पल से आपको ये समझना था कि स्टैक फ्रेम में कब ये मेथड्स जाते हैं, ठीक है, जब भी कॉल होते हैं तब ये मेथड्स इसके अंदर जाते हैं, और कब ये रिमूव होते हैं। कब रिमूव होते हैं? जब फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है। अब फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है या तो बिल्कुल हम एंड पे पहुंच जाए, हमें क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट दिख जाए, या फिर कहीं हमें रिटर्न स्टेटमेंट दिख जाए। अगर हमें मान लो बीच में कहीं रिटर्न स्टेटमेंट दिख गई तो उस पॉइंट पे भी हम स्टैक फ्रेम से उस फंक्शन को रिमूव कर देंगे। हमारे लिए कर्ली ब्रैकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन की एग्जीक्यूशन किस पॉइंट पे खत्म हुई, वो रिटर्न कब कर रहा है, ठीक है। या तो वो इस पॉइंट पे हम रिटर्न कर रहा है मानेंगे, या फिर अगर एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन्ड है रिटर्न तो उस पॉइंट पे हम स्टैक फ्रेम से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई है, ठीक है यार। तो अब हम रेडी हैं इस एक्चुअल कोड का ड्राई रन करने के लिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हमारे पास एक प्रिंट इंक्रीजिंग मेथड है, इसमें एक इफ कंडीशन है, ये ट्रू हो जाती है तो हम प्रिंट करते हैं और रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न इजेंशियली यहाँ पर इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन को खत्म कर देगा, आगे कुछ नहीं चलेगा, और ये मेथड रिटर्न कर जाएगा इजेंशियली जहां से ये कॉल हुआ था वहां पर। और उसके बाद ये दोनों लाइन्स हैं, ठीक है। ये तभी चलेंगी जब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ओके। ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है इजेंशियली, ठीक है। यहाँ पे एक मेथड कॉल है और फिर एक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मेथड कॉल्स का ड्राई रन कॉल स्टैक के अंदर कैसे होता है, यही चीज समझने के लिए हमने अभी वो छोटा सा एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। चलो तो हम बनाते हैं अपना कॉल स्टैक। ये है हमारा कॉल स्टैक, ऑलराइट। एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे लाइन नंबर मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल लाइन नंबर्स नहीं है जो हमने कोड लिखा है उसके, पर हमारे रेफरेंस के लिए काफ़ी है। हम इनको लाइन 6, लाइन 7 ऐसे ऐसे मान रहे हैं, ठीक। सबसे पहले तो ये है कि भाई ये मेथड कॉल हुआ कहाँ से है। लेट्स से कि ये मेन से कॉल हुआ है। लेट्स से क्या ये हमने मेन से ही कॉल किया था, तो हम मेन मेथड यहाँ पे एक छोटा सा लिख लेते हैं कि भाई मेन से कॉल किया है, और फॉर टाइम बीइंग हम यूजर से इनपुट ना लेके n = 4 खुद से लिख देते हैं, ठीक है। और हमें कॉल करना है प्रिंट इंक्रीजिंग, PI में लिख रही हूँ इसको शॉर्ट में, और PI के अंदर हमने n एज अ आर्ग्यूमेंट दे दिया है, ठीक है। हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है कि ये 1 2 3 4 प्रिंट कर देगा। अब अगर हम हाई लेवल पे देखें, जो हमने हाई लेवल थिंकिंग की थी उसके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आ रहा होगा एक बार देखते हैं। देखिए n 1 तो नहीं है क्योंकि n 4 पास हुआ है। फिर हमने ये वाली मेथड को कॉल किया है, सेम ही मेथड है, बस यहाँ पे n की वैल्यू 4 दी है, n की वैल्यू n-1 दी है, तो इसेंशियली हमने 4 दी है, ठीक है। सो PI 4 कॉल होगा, तो हमने क्या बिलीफ रखा है, हमने क्या फेथ रखा है कि भाई PI n-1 सही काम करेगा जो इसको काम करना चाहिए, और प्रिंट इंक्रीजिंग मेथड को क्या काम करना चाहिए, उसको जो भी पैरामीटर पास हो 1 से लगा के वहां तक वो प्रिंट कर दे। तो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये 1 2 3 प्रिंट कर देगा। हमें नहीं पता कैसे प्रिंट करेगा, वो अभी हम देखेंगे, बट जो हमने हाई लेवल थिंकिंग करी थी, ठीक है, उसको अभी हम वेरीफाई करने वाले हैं, ठीक। तो 1 2 3 ये प्रिंट कर देगा और 4 को ये प्रिंट कर देगा क्योंकि n की वैल्यू यार 4 थी, ठीक है। सो एसेंशियली 1 2 3 4 प्रिंट हो जाना चाहिए। हमने नेक्स्ट लाइन लिखा है, मैंने यहाँ पे स्पेसेस पे लिख दिया, पर वो इसेंशियली एक्चुअल में नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है। अब हम ड्राई रन पे आते हैं और ये चीज़ वेरीफाई करते हैं, ये चीज़ देखते हैं इंटरनली कि ये चीज़ हो कैसे रही है, ये हाई लेवल थिंकिंग सच कैसे है, ठीक है। सो यार सबसे पहले तो मेन मेथड कॉल होता है, तो मेन के लिए स्टैक फ्रेम बनेगी, ठीक है। मेन के लिए स्टैक फ्रेम बनी, मेन में एक वेरिएबल बना है n नाम का जिसकी वैल्यू 4 है। लाइन नंबर 2 पे, यहाँ पे भी लाइन नंबर्स लिख देते हैं, लाइन नंबर 2 पे एक मेथड कॉल हुई है प्रिंट इंक्रीजिंग की, प्रिंट इंक्रीजिंग जिसको n4 गया है, ठीक है। यहाँ पे PI में लिख रही हूँ, ठीक है, PI इज प्रिंट इंक्रीजिंग ओनली, और यहाँ पे n क्या पास हुआ है 4, ठीक है। सो इसेंशियली जब हम इस मेथड पे आएंगे तो ये जो n रिसीव हो रहा है इसकी वैल्यू 4 है, ठीक है। एक बात याद रखिए, जावा में पास बाय वैल्यू होता है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ से n पास किया तो ये n जो यहाँ पर रिसीव हो रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर यूज हो रहा है, ये n और ये n सेम नहीं है, इनकी सिर्फ वैल्यू सेम है। हमने पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस वाले लेक्चर में पढ़ा था ना कि जावा में पास बाय वैल्यू होता है, और पास बाय वैल्यू में जब हम मेथड कॉल करते वक्त पैरामीटर्स पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, तो उनकी कॉपी बनती है, वो एक्चुअली पास नहीं होते। तो इस n की कॉपी बनी होगी और यहाँ पर उस कॉपी के अंदर ये 4 जो है कॉपी हुआ होगा, 4 वैल्यू कॉपी हुई होगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो n बन रहा है
उसकी वैल्यू 4 ही है, बट दिस n एंड दिस n आर डिफरेंट। आगे भी हम देखेंगे और भी n's बनने वाले हैं, सो दोज n's विल बी डिफरेंट, उनके सिर्फ नाम सेम है, पास बाय वैल्यू में कॉपी बनती है। ठीक है, ये चीज़ आपको आई होप समझ आती है, आपने पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस वाला लेक्चर देखा हुआ है। ओके, सो कमिंग बैक टू लाइन नंबर 1 ऑफ दिस मेथड, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि n1 है क्या, नहीं यार n4 है, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा लाइन नंबर 5 पे आ जाएंगे। हम आ गए हैं लाइन नंबर 5 पे, और लाइन नंबर 5 पे एक मेथड कॉल हो रही है। ठीक है, और मेथड क्या कॉल हो रहा है, प्रिंट इंक्रीजिंग, इसेंशियली सेम ही मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, तो स्टैक फ्रेम भी पी के लिए ही बनेगी दोबारा से, इस पी के लिए, लेकिन ये n क्या है, देखिए यहाँ से क्या पास हुआ है, n-1, और n क्या था भाई 4, तो 4-1 इसेंशियली यहाँ पर इस वाली कॉल के लिए n की वैल्यू 3 है। ओके, सो फॉर दिस स्टैक फ्रेम, फॉर दिस फंक्शन कॉल प्रिंट इंक्रीजिंग विद n as 3, हम लाइन नंबर 1 पे आते हैं। लाइन नंबर 1 पे हमने चेक किया जो कि ट्रू नहीं हुआ। ठीक है, तो हम सीधा लाइन नंबर 5 पे आ गए। लाइन नंबर 5 पे एक और मेथड कॉल है जिसमें n-1 पास हो रहा है। n क्या है फिलहाल 3 है, तो पास क्या होगा 2 पास होगा कि नहीं, क्योंकि 3-1 है, तो हम यहां से फिर यहां वापस गए। ठीक है, अब एक और स्टैक फ्रेम बनेगी पी। ठीक, उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 2, क्योंकि यहां पर 2 रिसीव हुआ है इस बार। ठीक है, अब जैसा कि यार हमने पहले भी देखा था कि जब तक ऊपर वाली स्टैक फ्रेम पूरी नहीं हट जाती है कॉल स्टैक से, तब तक उसके नीचे की स्टैक फ्रेम पे जो भी होना है वो नहीं होता है ना। तो जब तक ऊपर वाली नहीं हट जाएगी तब तक हम नीचे नहीं जाएंगे। अभी हम पी आई n = 2 के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और अगर आप नोटिस करें, हम इस चीज को यहाँ पे लिख भी लेते हैं, पी आई 4 से हमने शुरू किया था, या फिर यहाँ मेन से, एक्चुअली मेन ने पी आई 4 को कॉल किया था, और पी आई 4 ने पी आई 3 को कॉल किया, पी आई 3 ने पी आई 2 को कॉल किया। तो अभी हम इस पी आई 2 वाली कॉल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 2 वाली कॉल के लिए भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो हम लाइन नंबर 5 पे आ जाएंगे। लाइन नंबर 5 पे फिर से एक मेथड कॉल है। मेथड कॉल का मतलब नई स्टैक फ्रेम, नई स्टैक फ्रेम बनाई, n = उसके लिए क्या होगा, उसके लिए n क्या होगा 1, राइट, क्योंकि n = 2 था इस वाली फ्रेम में। ठीक है, पी आई = 2 ने कॉल किया है ना, और उसके लिए तो n 2 था, तो 2-1 1 होता है, तो अगली कॉल के लिए n 1 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं पी आई 2 ने पी आई 1 को कॉल किया। ठीक है, ऑल राइट, तो यहाँ से फिर वापस यहाँ आए, इस वाली कंडीशन को चेक करेंगे, और ये वाली कंडीशन यार इस बार ट्रू हो गई है, तो n है 1। ठीक, लाइन नंबर 1 पे हमने जो कंडीशन चेक करी वो ट्रू हो गई। ठीक है, अभी तक ये पहली बार हुआ है इन सारे कॉल्स में, ऑब्वियसली n की वैल्यू क्योंकि पहली बार 1 हुई है। तो हम लाइन नंबर 2 पे आए और हमने n को कर दिया प्रिंट। ठीक है जी, यहाँ हम लिखते हैं अपना आउटपुट जो आ रहा है, 1 प्रिंट हो गया। 1 प्रिंट होने के बाद लाइन नंबर 3 में यार रिटर्न है। रिटर्न मतलब फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म, नीचे का कुछ भी नहीं होने वाला अब। ठीक है, और जब फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है, उसकी स्टैक फ्रेम कॉल स्टैक से रिमूव होती है। ठीक है, तो ये वाली जो स्टैक फ्रेम है ये रिमूव हो गई, और फ्लो कहाँ जाएगा अब, इसका फ्लो जाएगा अब जो टॉप पे पड़ी होगी स्टैक फ्रेम कॉल स्टैक में, उस पे। ठीक है, इसेंशियली ये चीज जो है पूरी हो गई। ठीक है, तो हमने उसको रिमूव कर दिया। इसको हम इनफैक्ट लिखा रहने देते हैं, हम सिर्फ स्टैक फ्रेम्स रिमूव करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, हमें इस वाली कॉल पे वापस आना है। ठीक है, पर इस वाली कॉल पे कहाँ वापस आना है, ये कब काम आएगा, जो हमने लाइन नंबर स्टोर कराई है लाइन 5 पे। लाइन 5 पे यार एक कॉल थी सिर्फ जो कि पूरी हो चुकी है, तो अब हम आएंगे लाइन 6 पे। लाइन 6 पे क्या होगा, लाइन 6 पे n प्रिंट हो रहा है। अब ध्यान से देखिए n है क्या, हम कौन सी स्टैक फ्रेम में, हम कौन सी फंक्शन कॉल में है, हम यहाँ हैं, और यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो अब प्रिंट हो जाएगा 2, राइट, यहाँ प्रिंट हो गया 2। ठीक है, ओके, 2 के प्रिंट होने के बाद हम आए लाइन 7 पे, विच इज अ क्लोजिंग ब्रैकेट, विच मीन्स कि इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो गया है खत्म। और एग्जीक्यूशन खत्म हो गया मतलब कॉल स्टैक से स्टैक फ्रेम रिमूव हो जाएगी।
ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी स्टैक फ्रेम से रिमूव हो गई। ठीक, तो अब फ्लो कहाँ जाएगा? जो भी स्टैक में सबसे ऊपर है, जिसने भी इस P2 को कॉल किया था, ठीक है, प्रिंट इंक्रीजिंग को इसेंशियली कॉल किया था विद आर्ग्यूमेंट एज 2, विद पैरामीटर एज 2। ओके, ऑल राइट। अब हम वापस आए हैं इस कॉल पे, PI अगेन प्रिंट इंक्रीजिंग 3 को कॉल है, ये वाली कॉल है, ये वाली पूरी हो गई, ये वाली पूरी हो गई, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, कौन सी लाइन पे जाना है? लाइन 5 पे। सो लाइन 5 पे गए, लाइन 5 पूरी हो चुकी है तो लाइन 6 पे आए, लाइन 6 पे n प्रिंट हो रहा है, n की वैल्यू बताइए 3, तो 3 जो है प्रिंट हो गया। ठीक है, लाइन 7 पे आए, फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म, इसका स्टैक से रिमूवल होगा, ये हो गई स्टैक से रिमूव, और फ्लो गया अब कहाँ पे भाई? अगले वाले स्टैक फ्रेम पे। अगले स्टैक फ्रेम पे n की वैल्यू पड़ी हुई है 4, और कौन सी लाइन पे जाना है? 5 पे। ठीक है, ये प्रोसेस्ड। लाइन 6 पे क्या है? लाइन 6 पे n प्रिंट हो रहा है, n की वैल्यू देखिए क्या है? 4। आउटपुट लिखने से पहले एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो हमारी अजम्पशन थी उसके लिए PI3 वाली कॉल से 1 2 3 प्रिंट हो जाना चाहिए था। अभी अभी हमने PI3 वाली कॉल जो है कंप्लीट करी है और हम वापस आए हैं जहाँ पे वो कॉल हुई थी। तो क्या 1 2 3 प्रिंट हो रखा है एक्चुअली में? देखिए, तो ये कोई जो हमने अजम्पशन ली थी वो एक्चुअल में ट्रू हुई। ड्राई रन से भी हमें ये बात पता चली। ठीक है, तो इसेंशियली ये कोई अजम्पशन नहीं है, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। आप इस चीज़ को बिल्ड होते हुए देख पाए। मैं इसको शॉर्ट में समराइज करूंगी अभी ट्राई रन करने के बाद कि इसेंशियली ये बिल्ड होता हुआ कैसे आया। ओके, कमिंग बैक टू लाइन नंबर 6 फॉर दिस फंक्शन कॉल, जहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं 4 को, तो हमने यहाँ पे कर देना है 4 प्रिंट। ओके, उसके बाद 4 प्रिंट हो गया, देन ये वाली फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म हो गई, तो ये स्टैक फ्रेम से हो गया रिमूव। अब ये स्टैक फ्रेम से रिमूव हो गया है तो फ्लो जाएगा जो भी कॉल स्टैक में टॉप पे पड़ा हुआ है। अब यार फ्लो आया है, कंट्रोल फ्लो आया है मेन पे। मेन में क्या हो रहा है और मेन पे कौन सी लाइन पे वापस आना है? लाइन 2 पे। लाइन 2 पे यार ये मेथड कॉल हुआ था विच हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड ऑलरेडी, तो अब हम इसके एंड पे पहुंच गए हैं, तो मेन भी रिमूव हो जाएगा कॉल स्टैक से। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड द एग्जीक्यूशन, और अब हम रुक जाएंगे, एंड जब हम रुकेंगे तो हमारा आउटपुट यार 1 2 3 4 आ चुका है। सो इसेंशियली यार ये जो हमने अजम्पशन ली थी कि भाई P3 जो है, PI3 वो 1 2 3 प्रिंट करेगा, उसने एक्चुअल में 1 2 3 प्रिंट करा और उसके बाद हमने 4 जो है प्रिंट कर दिया। पर अगर मैं इस ड्राई रन को समराइज करूं कि इसेंशियली इस ड्राई रन में कॉल्स के साथ हुआ क्या है, तो देखिए क्या हुआ है। हमने सबसे पहले मेन से 4 कॉल किया है, 4 से 3 कॉल किया है, 3 से 2 कॉल किया है और 2 से 1 कॉल किया है। अब 1 क्यों सबसे पहले प्रिंट हुआ? देखिए, हमने ये जो कॉल्स की हैं ये कॉल स्टैक के अंदर गई हैं, और कॉल स्टैक के अंदर लीफो स्ट्रक्चर फॉलो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली चीज। तो यार सबसे पहले कॉल्स इसी ऑर्डर में हुई है, पहले 4 वाली हुई है, फिर 3 वाली हुई है, फिर 2 वाली हुई है, फिर 1 वाली हुई है। पर जो चीज हम करना चाहते थे विच वॉज प्रिंटिंग, वो चीज सबसे पहले उसके लिए हुई जो स्टैक में सबसे ऊपर था। ठीक है, और स्टैक में सबसे ऊपर 1 था, तो 1 के लिए यहाँ से प्रिंटिंग हो गई। ठीक है, हमने 0 नहीं कॉल किया क्योंकि हमें 0 कॉल करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, हमें 0 क्योंकि प्रिंट नहीं करना था। ठीक, फिर ये वाली चीज़ जब खत्म हो गई तो ये स्टैक से रिमूव हो गया था और हम 2 पर आ गए थे, और 2 पर हम जब आए तो यार 2 वाली कॉल के लिए ना, ये जो P2 कॉल हुआ था, यहाँ पे P1 कॉल हुआ, P1 वाली कॉल खत्म हुई, तो 2 के लिए जब हम इस फंक्शन पे वापस आए P2 पे, तो हम लाइन 6 पे 2 को प्रिंट कर दिए। ठीक है, सो इसेंशियली हमने इस ऑर्डर में प्रिंटिंग करी। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट की वजह से हुआ क्या, कॉल्स इसी ऑर्डर में हुई, पर जो प्रिंटिंग है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले ऑर्डर में हुई। ठीक है, तो सबसे लास्ट में PI1, उसके बाद PI2 स्टैक से रिमूव हुआ था जब भी हमने देखा, तो इसेंशियली ये इस वजह से ऐसा हुआ। अब आप सोचेंगे कि यार अच्छा, ये कोड लिखने के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई लास्ट इन फर्स्ट आउट आखिर में कौन सी चीज निकलेगी और कैसे कैसे ये ड्राई रन होगा, फ्लो वगैरह कहाँ जाएगा। नहीं यार, आपको इतना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ेगा। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी कि आप कैसे इसका कोड लिख सकते हैं। ठीक है, हाई लेवल पे हमें थिंकिंग करनी है इसेंशियली, और ये जो चीज़ है ये हमें समझ आनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि हमें इंटरनली पता ही नहीं क्या चल रहा है और हम सिर्फ हाई लेवल थिंकिंग कर रहे हैं। मैं भी बताने वाली हूँ आपको कि हाई लेवल थिंकिंग कैसे होगी और हम कोड कैसे लिखेंगे, इसका क्या सोचेंगे कि भाई ये कोड को कैसे लिखा जाए। ठीक है, उससे पहले यार एक दो बातें और। पहली बात, हमने ये जो n=1 पे रोका है, ये बहुत जरूरी था इस प्रोग्राम के लिए। अगर हम ये कोड नहीं लिखते ना तो हमारा कोड चलता ही नहीं। फर्ज कीजिए कि हमने ये लाइन ना लिखी होती तो क्या होता। लेट्स सपोज कि वी हैव नॉट रिटन इट, PI1 से PI0 कॉल हुआ, हम यहाँ से इधर पहुंचे। ठीक है, अब 0 पे फिर से यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द कोड तो है नहीं। ठीक, 0 पे हमने क्या किया, हमने -1 कॉल कर दिया 0 वाली कॉल से। ठीक है, -1 पे वापस गए, -1 से हम फिर इधर आएंगे और -2 कॉल करेंगे। ठीक है, -2 से हम -3 कॉल करेंगे। तो ये चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। -4 कॉल करेंगे। अभी जो हमने स्टैक फ्रेम बनाया था इसके अंदर देखो क्या क्या कॉल्स थी, PI की कॉल्स थी सारी। PI n=4 के लिए था, PI फिर 3 के लिए था, PI 2 के लिए था, PI 1 के लिए था, PI फिर क्या होता अगर ये चीज़ नहीं लिखी होती। PI एक और स्टैक फ्रेम बनती 0 के लिए, उसके ऊपर एक और बनती -1 के लिए, फिर एक और बनती -2 के लिए, फिर -3 के लिए, -4 के लिए। ये प्रोसेस कभी रुकता ही नहीं और इवेंचुअली हम कभी भी रिटर्न ही नहीं करते। समझ रहे हैं आप? तो इससे क्या होता, हमारा जो पूरा स्टैक है वो ओवरफ्लो कर जाता। अरे यार, ये जो कॉल स्टैक होता है इसके पास, ये जो स्टैक है इसमें लिमिटेड मेमोरी है, ऐसा नहीं कि आप कितना ही भरते जाएंगे, है ना। तो इवेंचुअली यहाँ पर हो जाएगा स्टैक ओवरफ्लो। मैं ये चीज़ आपको करके दिखाती हूँ। हम अपने कोड में जाते हैं वापस। ये जो लाइन्स हैं कंडीशन चेक करने वाली, n=1 के लिए इवेंचुअली जो हम कर रहे हैं उसको हम हटा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो देखिए क्या होगा। ऐसा नहीं है कि 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि 1 को हमने मैनेज नहीं किया। नहीं, क्योंकि आप देखिए ना, मैंने अभी आपको दिखाया कि भाई 1 से 0, 0 से -1 ऐसा होते जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए कि होगा क्या। मैं 5 इनपुट दे रही हूँ, आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 4 5, पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। एरर आ गया है। अब एरर देखते हैं कि एरर है क्या। ये देखिए एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा स्टैक जो है वो ओवरफ्लो कर जाएगा क्योंकि हम कभी भी रुक ही नहीं रहे हैं, हम रिटर्न कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे भी हवर करेंगे तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि मेथड प्रिंट इंक्रीजिंग रिकर्सेस इनफाइनाइटली एंड कैन ओनली एंड बाय थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। तो हम इसको पहले तो ठीक कर देते हैं। तो हमें ये तो समझ आ गया कि ये जो इफ़ कंडीशन थी ये लिखनी ज़रूरी थी। अब यार ये जो कंडीशन होती है जो हमें स्टैक ओवरफ्लो से बचाती है, जो हमें अल्टीमेटली हॉल्ट कराती है हमारे रिकर्शन को, इनफाइनाइट रिकर्शन से बचाती है। देखिए रिकर्शन क्या है, ये तो आप अभी तक समझ ही गए हैं कि एक फंक्शन जो खुद को ही कॉल करे जा रहा है, तो इसेंशियली हम रिकर्शन ही कर रहे हैं। और अगर हम ये चीज़ नहीं लिखते हैं तो हम इनफाइनाइट रिकर्शन करने लग जाते हैं। ठीक है, और इस इनफाइनाइट रिकर्शन से बचाती है हमें एक इस तरह की कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन की खास बात क्या है, ये कंडीशन वो सबसे छोटी वैल्यू लिए लिखी गई है जिसका आंसर हमें पता था, जिसके आंसर को बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा। मैं अभी और समझाऊंगी इस बात को आपको, डोंट वरी। बट इसेंशियली क्योंकि इस कंडीशन ने हमें रोका है इनफाइनाइट रिकर्शन में जाने से, तो यार इसको हॉल्टिंग कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, हॉल्टिंग कंडीशन कह लीजिए या बेस केस कह लीजिए। जैसे PMI में भी एक बेस केस था, n=1 के लिए प्रूव किया था, ऐसे ही यहाँ पे एक ऑब्वियस सा आंसर हमने लिख दिया कि भाई n=1 है। n=1 के लिए तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है ना, सिर्फ एक लाइन प्रिंट करनी थी, एक 1 ही प्रिंट करना था ना। यहाँ पे 2 3 4 कुछ होता तो हमें 2 3 4 सारा प्रिंट करना पड़ता, वो तो फिर क्वेश्चन ही वही है। लेकिन n=1 तो एक बहुत छोटा सा केस है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को बेस केस भी कहते हैं कि भाई एक बहुत छोटा सा केस जिसका आंसर हमें बहुत ईजीली पता है। 1 के लिए ईजीली पता था कि 1 प्रिंट करना है, तो एक चीज़ तो वो सर्व करी इसने, और दूसरी चीज़ भाई हमारे लिए क्या सर्व हुई है कि हम इनफाइनाइट रिकर्शन में नहीं जा रहे। ठीक है, तो हमने टर्म पढ़ा यहाँ पे एक बेस केस। हम इसको यूजुअली बेस केस से रेफर करेंगे, बेस केस नाम देंगे हम इसको। दूसरी चीज़ जो हमने करी है यहाँ पे, एक और कॉल करना विद अ स्मॉलर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये पता क्या है, ये एक छोटी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं।
हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम 1 to n को प्रिंट कर दें। तो हमने 1 to n की छोटी प्रॉब्लम क्या निकाली कि भाई 1 to n माइनस 1 प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो ये स्मॉलर प्रॉब्लम कह सकते हैं आप इसको, या सब प्रॉब्लम भी आप इसको कह सकते हैं। सब प्रॉब्लम इज अ मोर कॉमन वर्ड कि भाई क्या सब प्रॉब्लम है या क्या स्मॉलर सब प्रॉब्लम या स्मॉलर प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। दोबारा समझते हैं कि भाई अगर हमें 1 to 5 प्रिंट करना था, ठीक है, तो 1 to 5 प्रिंट करने का एक छोटा वर्जन क्या हो सकता है, ये कि हम 1 to 5 की जगह 1 2 3 4 प्रिंट कर दें, ठीक है। तो ये हो गई स्मॉलर प्रॉब्लम, ठीक, ओके। ये थी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो ये हमने की कि भाई चलो स्मॉलर प्रॉब्लम तो हो गई, स्मॉलर प्रॉब्लम से इतना काम तो हो गया, पर एक काम छूट गया। ये 5 कौन प्रिंट करेगा, n की वैल्यू लेट्स से 5 आई है, तो 5 को कौन प्रिंट करेगा 1 2 3 4 के आगे, ये हमने खुद किया। तो ये चीज़ कहलाती है यार सेल्फ वर्क। आई होप आपको ये बात समझ आई। 3 चीज़ें यहाँ पे, एक हॉल्टिंग कंडीशन, बेस केस एसेंशियली, जो कि वो सबसे छोटी वैल्यू होती है जिसका आंसर काफी ऑब्वियस है। n इक्वल टू 1 का आंसर काफी ऑब्वियस है और काफी छोटा सा है, सिंपल सा है, हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। या फिर इसको हॉल्टिंग कंडीशन भी कहते हैं क्योंकि ये हमें इनफाइनाइट रिकर्शन में जाने से बचाती है, ठीक। दूसरी चीज हमने देखी स्मॉलर सब प्रॉब्लम, क्या छोटी प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर दें तो हमारी हेल्प हो जाए हमारी बड़ी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक। उसके बाद है एक सेल्फ वर्क कि चलो छोटी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई पर कुछ बचा है क्या, कुछ तो बचा ही होगा, तो वो जो बचा हुआ है उसको हम कहते हैं यार सेल्फ वर्क। सो दैट वाज दिस क्वेश्चन। एक दो बातें और, ठीक। हॉल्टिंग कंडीशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यार जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी जिससे कि आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा कि यार स्टैक के अंदर क्या हो रहा होगा, ये सारी कॉल्स कैसे हो रही होंगी, तो हम क्या कोड लिखें, इतना हमको सोचना ही नहीं है। जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे ये दिमाग नहीं लगाना हमको, देखते हैं क्या दिमाग लगाना है। अब आगे बढ़ने से पहले हम अपनी रिकर्शन की अधूरी डेफिनेशन को पूरा करते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि रिकर्शन होता है अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। पर इस क्वेश्चन के थ्रू हमने एक दो चीज़ें नोटिस की। वो क्या है कि भाई फंक्शन खुद को कॉल तो कर रहा है पर यार पैरामीटर्स अलग हैं। देखिए यहाँ पे n था तो यहाँ n-1 पास हो गया, तो आपको जनरली यही मिलेगा कि हम सेम पैरामीटर्स नहीं पास कर रहे होंगे, हम कुछ अलग पैरामीटर्स पास कर रहे होंगे। सो विद डिफरेंट पैरामीटर्स, ओके। एंड क्या, and a halting condition or a base case to terminate the infinite loop. ठीक है, या फिर हम इस चीज़ को ऐसे भी फ्रेज कर सकते हैं। रिकर्शन को जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमने क्या नोटिस किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कि हमने एक सब प्रॉब्लम बनाई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं रिकर्शन में, इसेंशियली इन रिकर्शन, ठीक है। रिकर्शन की देखो सिंपल डेफिनेशन तो ये होती है कि अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ये चीज़ें भी हमने देखी कि भाई हम एक रिकर्सिव कोड लिख रहे हैं तो हम इसेंशियली उसके अंदर उसको ठीक से लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये वो एडिशन है। अब इसेंशियली हम रिकर्शन में करते क्या हैं, वी सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम, ठीक है। वी सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हमारी बड़ी प्रॉब्लम थी 1 से 5 प्रिंट करना, 1 से n प्रिंट करना। तो उस 1 से n प्रिंट करने के लिए हमने 1 से n-1 प्रिंट करा और हमने ये देखा कि यार हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे फंक्शंस हैं हम अपनी प्रॉब्लम्स को फंक्शंस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कि भाई प्रिंट इंक्रीजिंग n, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी, इसको हमने एक फंक्शन के फॉर्म में लिखा। और जो सब प्रॉब्लम है वो क्या थी,
PIn-1, ठीक है। सो इसेंशियली अ फंक्शन कॉल्स itself to solve its सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो एक फंक्शन खुद को क्यों कॉल कर रहा है? इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम PIn थी तो सब प्रॉब्लम यार PIn-1 हमने इस क्वेश्चन के लिए डिसाइड करी। वो हर एक क्वेश्चन के लिए अलग होती है यार, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की सब प्रॉब्लम क्या है। जो हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो हम अलग अलग तरह के सब प्रॉब्लम देखेंगे कि भाई इस क्वेश्चन के लिए क्या सब प्रॉब्लम बन रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि हम अपनी थिंकिंग को कैसे चैनलाइज करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखिए, आप इतना दिमाग तो आप लगाएंगे नहीं कि स्टैक के अंदर क्या हो रहा होगा, पहले कौन सी चीज़ अंदर जाएगी, कौन सी चीज़ बाहर आएगी, इतना सब हमें नहीं सोचना है। इससे काफ़ी आसान तरीके से रिकर्सन के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो अगर आप ये ड्राई रन वगैरह देख के डर गए हैं तो उस डर को ज़रा छूमंतर कर दीजिए, क्योंकि हम एक बड़ी आसान सी चीज़ देखने वाले हैं। हम इस प्रोसेस को ऐसे बांट देंगे, ऐसे समझ लेंगे कि हम कोई भी क्वेश्चन का लॉजिक आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। वहीं मैं वो बात बोल रही हूँ कि यार हमें हाई लेवल पे सोचना है, हमें इतना अंदर नहीं जाना कि स्टैक वगैरह के अंदर क्या होगा। हम हाई लेवल पे थिंकिंग करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो यार मैंने इन 3 चैनलाइज्ड स्टेप्स को द रिकर्शन स्पेल बोला है। ये कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, ये बस मैंने बोल दिया कि भाई क्या हम मैजिक स्पेल लगाएं, किस तरह से हम थिंकिंग करें कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो यार सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हमें किसी प्रॉब्लम को रिकर्शन से सॉल्व करना है तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है आइडेंटिफाइंग द स्मॉलर प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे इस केस में स्मॉलर प्रॉब्लम थी n-1 तक के नंबर्स को प्रिंट करना। तो ये आइडेंटिफाई करना कि इस बड़ी प्रॉब्लम के लिए क्या सब प्रॉब्लम है, क्या स्मॉलर प्रॉब्लम है, ठीक है। और जब आप एक बार सब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें तो उस सब प्रॉब्लम को रिकर्शन से सॉल्व करने दीजिए, ठीक है। इसेंशियली सेम मेथड को कॉल कीजिए सब प्रॉब्लम वाले पैरामीटर्स देके, और वो काम रिकर्शन से कराइए, ठीक है। लेट रिकर्शन सॉल्व इट। और यार इस स्टेप पे आपको रिकर्शन पे कोई डाउट नहीं करना है, पूरा फुल फेथ यहाँ रखना है रिकर्शन के ऊपर कि जो आप रिकर्शन को भेज रहे हैं सॉल्व करने के लिए वो सॉल्व करके ला देगा, ठीक है। जब हमने PIn-1 लिखा तो डाउट मत कीजिए कि ये 1 से n-1 तक के नंबर्स प्रिंट करेगा या नहीं। ट्रस्ट इट फुल्ली, क्योंकि यहाँ पर अगर आप स्टैक वगैरह की चीज़ें सोचने लग गए तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। ट्रस्ट दिस थिंग कि ये सही है, ठीक। अगेन दिस इज़ हाई लेवल थॉट, बट मैंने आपको दिखा दिया है कि ये क्यों सही है, कैसे ये स्टैक और ड्राई रन और लास्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है, ये सब मैं आपको दिखा चुकी हूँ। हाई लेवल थिंकिंग के लिए उतना नहीं जाना है, बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं, वो इसी स्टैक वगैरह वाली चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टैक वाली चीज़ समझ आनी चाहिए, पर सोचते वक्त, लॉजिक बनाते वक्त हमें उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। लॉजिक बनाते वक्त हम सिर्फ स्मॉलर प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे और यकीन करेंगे कि रिकर्शन उसका सही आंसर लाके देगा, ठीक है। एक बार आपने स्मॉलर सब प्रॉब्लम सोच ली तो ये समझ लिया आधा क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। इनफैक्ट बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया अगर आपने सब प्रॉब्लम सोच ली है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद क्या रह जाता है, देखिए उसके बाद रह जाता है एक तो सेल्फ वर्क। सेल्फ वर्क मतलब अपना काम। देखिए रिकर्शन आपको सब कुछ नहीं करके ला के दे रहा है, वो तो एक स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ना। स्मॉलर प्रॉब्लम के बाद एक पार्ट तो रह गया हमारा, वो हमें खुद करना है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में स्मॉलर प्रॉब्लम ने 1 2 3 4 प्रिंट किया था, 5 हमें खुद प्रिंट करना था। तो ये जो 1 2 3 4 प्रिंट करना था ये तो रिकर्शन वर्क बोल देंगे हम कि भाई ये तो रिकर्शन से हमने ले आए। ये जो 5 प्रिंट करना था ये सेल्फ वर्क था, ठीक है। हमें खुद से भी कुछ सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे PMI में हमने n = ट्रू के लिए अजम्पशन मानी थी और n = k+1 के लिए खुद से प्रूफ किया था, है ना। सो सेम तरीके से एक सेल्फ वर्क हमें रह जाएगा। वैसे आप PMI से अगर रिलेट नहीं भी करेंगे यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है, भूल जाइए उस चीज़ को। पर आई होप कि ये चीज़ तो सेंस बना ही रही है कि 1 2 3 4 के बाद एक चीज़ तो रह गई प्रिंट करने के लिए, वो हमें खुद करनी है, ठीक है। एक और चीज़ यार बहुत इंपॉर्टेंट, बेस केस।
बेस केस होता क्या है यार, हमें बेस केस को आइडेंटिफाई करना है और हर क्वेश्चन में यार बेस केस ना आपको देखना पड़ेगा कि यार इसके लिए क्या बेस केस है। तो आइडेंटिफाई द बेस केस, और बेस केस क्या होता है, द स्मॉलेस्ट इनपुट कह लीजिए या स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम कह लीजिए, स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम फॉर विच द आंसर इज वेरी ऑब्वियस एंड सिंपल। ठीक है, फॉर विच द आंसर इज ऑब्वियस, क्योंकि हमें यार हॉल्टिंग कंडीशन तो लिखनी पड़ेगी ना। अगर हम हॉल्टिंग कंडीशन नहीं लिखेंगे, बेस केस नहीं लिखेंगे, तो हम स्टैक ओवरफ्लो कर देंगे, स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाएगा हमारा, हम इनफाइनाइट रिकर्शन कर देंगे। ठीक, एक और छोटी सी चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है, तो मैं यहाँ पे एक नोट डाल रही हूँ और इस नोट को मैं आपको अगले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के बाद लिख के दिखाऊंगी। ठीक है, सो एसेंशियली यार हमें हाई लेवल पे क्या सोचना है जब हम कोई भी रिकर्शन से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं। पहले तो स्मॉलर प्रॉब्लम, कि भाई क्या सब प्रॉब्लम सॉल्व की जाए जो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर दे। उसके बाद स्मॉलर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद कुछ काम रह गया होगा इर्द गिर्द, वो काम क्या है वो हमें देखना है और वो काम हमें करना है। तीसरी चीज़ एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आइडेंटिफाइंग द बेस केस। यूजुअली अगर आप इस स्मॉलर प्रॉब्लम को सही से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपका कोड लिखा जाता है। ठीक है, फिर हमें कोई दिक्कत आती नहीं है। सो यार एक सिंटेक्स है यार ये वर्किंग ऑफ रिकर्सिव फंक्शन का, जो यूजुअली हम रिकर्शन में देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखो यूजुअली मेथड नेम होता है, ठीक है, और n पैरामीटर्स हमने पास किए होते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे हमने सिर्फ एक पैरामीटर पास किया था int n, मल्टीपल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। उसके बाद सबसे पहले बेस केस लिखा जाता है, हॉल्ट कंडीशन बेसिकली यहाँ पे लिखती हूँ मैं। चलो सबसे पहले यार बेस केस लिखा जाता है। ठीक है, और ये बेस केस हमने स्टार्टिंग में क्यों लिखा, ये भी एक बात है। देखिए अगर मैं इसको स्टार्टिंग में लिखने की जगह एंड में लिख देती तो जो ये काम करना चाहिए था वो इस काम को करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यार अगर लेट्स से n की वैल्यू 1 आती तो ये वाली लाइन तो चल जाती ना, ये वाली लाइन भी चल जाती। लास्ट में चेक करके क्या हो गया, जो हमें तो रोकना था ना कि P0 कॉल ना हो, पर P0 कॉल हो गया, इसलिए बेस कंडीशन जो है स्टार्टिंग में लिखी जाती है। ठीक है, तो बेस केस आ गया। बेस केस के बाद मेथड कॉल हो रही है दोबारा से, बेसिकली रिकर्शन का काम हो रहा है। ठीक, सो एसेंशियली रिकर्सिव वर्क में इस चीज़ को लिख दे रही हूँ, रिकर्सिव वर्क। और एक चीज़ और हम करते हैं सेल्फ वर्क, अपना काम। यहाँ पे हमने सिंटेक्स में वो चीज़ नहीं दिखाई है सेल्फ वर्क वाली, क्योंकि वो हर क्वेश्चन के लिए अलग होती है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली दिखा दिया। ठीक है, तो रिकर्सिव वर्क, सेल्फ वर्क, ये तीन चीज़ें हमें, मतलब ये समझ लीजिए कि जब आपको कोड दिया जाए ना तो फिल इन द ब्लैंक्स है। और क्या क्या ब्लैंक्स हैं? बेस केस, रिकर्सिव वर्क और सेल्फ वर्क। इनको आप फिल कर देंगे, आपका रिकर्शन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम n to 1 यूजिंग रिकर्शन। आइट्रेशन से तो हम कर ही सकते हैं, एक लूप लगाएंगे जो n से शुरू होगा और 1 तक चलेगा और i को प्रिंट करते रहेंगे, जो हमारा आइट्रेटिंग वेरिएबल है। पर हमें वो नहीं करना है, आइट्रेशन नहीं यूज करनी, हमें रिकर्शन से प्रिंट करना है। रिकर्शन का मतलब अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। और हम करते क्या है, जनरली सब प्रॉब्लम ढूंढते हैं, छोटी प्रॉब्लम। तो चलो पहले इसमें तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। हमें एक फंक्शन लिखना है प्रिंट डिक्रीजिंग, मैं शॉर्ट में उसको PD लिख रही हूँ यहाँ पे। इसको जो भी वैल्यू पास की जाए, लेट्स से इसको 5 पास किया, तो ये 5 से लगा के 1 तक सारे नंबर्स प्रिंट कर देगा। और इनपुट में हम कंडीशन लिख देते हैं कि यार n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, 0 नहीं आएगा इनपुट कभी भी। और काफ़ी बार क्या होता है यार कि इंटरव्यूअर आपको ये कंडीशन नहीं देता है या देती है, वो जानबूझ के ये चीज़ चेक करना चाह रहे हैं कि आप क्या ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि इस तरह की कोई कंडीशन होनी चाहिए और ये कंडीशन नहीं हुई तो इनवैलिड इनपुट है। और आपसे कहा जाता है कि इनवैलिड इनपुट है तो है, आप उसको हैंडल कीजिए। तो आप एक इफ़ कंडीशन लगा के जब इनपुट आ रहा है तभी आप उसको हैंडल कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं कि द इनपुट इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, सो पर हमने ये मान लिया है कि हमें 1 से बड़ा इनपुट मिलेगा या 1 के इक्वल मिलेगा। ठीक है, ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। अब हमारी जो मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि भाई इसको कोई भी नंबर n पास किया जाए तो ये इस तरह की प्रिंटिंग जो है हमको करके लाके दे दे। तो इसके लिए यार सब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, छोटी प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसके लिए, देखते हैं। देखो यार, अगर मुझे 5 4 3 2 1 प्रिंट कराना है, तो अगर कोई मेरे लिए 4 3 2 1 प्रिंट करा के ला दे, ठीक है, ये चीज़ कोई मेरे लिए प्रिंट करा के ला दे, इसेंशियली ये चीज़ अगर मेरे को रिकर्शन प्रिंट करा के ला दे, तो मेरे लिए बहुत छोटा सा काम रह जाएगा 5 को प्रिंट करना। ठीक है,
तो यार ये वो रिकर्सिव वर्क है जो हम कराना चाहते हैं, ये वो सेल्फ वर्क है। अब अगर PD n to 1 नंबर्स प्रिंट करता है तो यार n-1 से 1 के नंबर्स क्या मेथड कॉल प्रिंट करेगी? ठीक है, क्या मेथड कॉल करें हम कि n-1 से 1 प्रिंट हो जाए? सिंपल है, PD n-1 कॉल कर दो, क्योंकि अगर आप PD n-1 कॉल करोगे तो उससे एक्सपेक्टेशन होगी कि वो n-1 से 1 तक नंबर्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, सो इसेंशियली ये जो सब प्रॉब्लम हमें दिख रही है, रिकर्सिव वर्क जो हमें दिख रहा है, वो है क्या? इट इज़ नथिंग बट PD n-1 एंड व्हाट इज दिस? दिस इज n ओनली। सो n PD n-1 जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना था, वो कुछ इस तरह से था, 1 to n-1 और n, ऐसा। ठीक है, n-1 और n, उसमें ये हमारा रिकर्शन का काम था। ठीक है, ये रिकर्शन का काम था विच वॉज PD n-1 और n यहाँ था। तो बस यहाँ पे देखिए ऑर्डर उल्टा हो गया। इस केस में हमें n पहले प्रिंट करना है और फिर PD n-1 कॉल करना है। इसेंशियली सेल्फ वर्क हम पहले कर रहे हैं और रिकर्सिव वर्क हम बाद में कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने रिकर्सिव वर्क पहले किया था और सेल्फ वर्क बाद में किया था। ठीक है, तो स्मॉलर प्रॉब्लम तो हमने फिगर आउट कर ली। हमने 3 स्टेप्स देखे हैं ना अभी कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी होती हैं। स्मॉलर प्रॉब्लम तो हमने फिगर आउट कर ली कि n-1 का आंसर ला दो, वो हमारी स्मॉलर प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ हमें फिगर आउट करनी होती है कि सेल्फ वर्क क्या करना है, वो भी हमने फिगर आउट कर लिया कि हम n को प्रिंट कर देंगे, ये हमारा सेल्फ वर्क है। एस आउट मतलब प्रिंट। तीसरी चीज़ एक रह गई कि भाई बेस केस क्या रखें, एक ऐसा केस जिसके लिए हमें ऑब्वियसली आंसर पता है। तो कौन सा है? देखिए, अगर n की वैल्यू बेसिकली 1 चली गए, सबसे छोटा इनपुट जो है वही हमारा ऑब्वियस केस होगा जिसका आंसर हमें पता है। PD1 का आंसर बहुत सिंपल है, PD1 का आंसर सिर्फ 1 है। तो बेस केस यार n=1 ही रख देते हैं। जब n 1 आएगा तो हम 1 को डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे। और उससे होगा क्या, जब हम ये रिकर्सिव कॉल्स कर रहे होंगे, कॉल्स कुछ इस तरह से होंगी ना, लेट्स से n की वैल्यू आपको 4 आ जाती है तो 4 से 3 पे कॉल होगी, 3 से 2 पे कॉल होगी, 2 से 1 पे, और 1 तक ही हमें प्रिंट भी करना था, 1 से आगे हमें जाना भी नहीं है और 1 का आंसर हमें पता भी है। ठीक है, 1 का आंसर कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिकली P0 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 4 का आंसर कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 की ज़रूरत थी, 3 का आंसर कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 की ज़रूरत थी, 2 का आंसर कैलकुलेट करने के लिए हमें 1 की ज़रूरत थी, पर 1 का आंसर कैलकुलेट करने के लिए हमें 0 की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि ऐसा कौन सा केस है जिसका आंसर बहुत ऑब्वियस है, जिसके लिए हमें कोई स्मॉलर सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी। तो हमें 1 का आंसर निकालने के लिए कोई और स्मॉलर प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं करनी। PD1 का आंसर निकालने के लिए हमें कोई और स्मॉलर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है। PD0 हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसका आंसर हमें डायरेक्टली पता है और उसका आंसर है सीधा 1 को प्रिंट करना। ठीक है, तो ये हमारा बेस केस है। कोई और हमारा बेस केस क्यों नहीं था? क्योंकि PD4 को सॉल्व करने के लिए हमें PD3 का आंसर चाहिए था। जब तक 3 जो है 3 to 1 प्रिंट नहीं करता, तब तक हम 4 को बेसिकली हम 4 का आंसर नहीं निकाल पाएंगे तब तक। लेकिन 1 इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कॉल। ठीक है, सो इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखना कि हम ऐसी प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं जिसका आंसर ऑब्वियस है, जिसको निकालने के लिए हमें किसी स्मॉलर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो तीनों चीज़ें हो गई हैं सॉर्टेड। ठीक है, अब जाके हम इसका कोड लिख सकते हैं। अब आप देखो, कोई स्टैक की थिंकिंग करी मैंने, कोई भी ड्राई रन पहले से सोचा या कोई भी लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली चीज़ सोची नहीं ना। 3 चीज़ें छोटी छोटी सोची और वो बहुत इजीली सोच सकते हैं हम। कुछ क्वेश्चंस में इनको सोचना थोड़ा टफ भी होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा इतना इजी होगा, बट अगर हम इस तरह से अपनी थिंकिंग को चैनलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली हम एक बेटर कंडीशन में होंगे फाइनल सोल्यूशन तक पहुंचने के। ठीक है, लेट्स मूव टू द कोड। यार मैं इस वाले मेथड को कर देती हूँ मिनिमाइज। यार कुछ बच्चे बोलते हैं कि नया कोड नई फाइल में लिखा करो, बट आई होप कि ऐसे मिनिमाइज करने से आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट सिमिलर कोड यार अगर सेम फाइल में लिखा जाए तो वो ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो प्रिंट डिक्रीजिंग हम यहाँ लिख देंगे। एंड डोंट वरी यार, अगर किसी फाइल में कोड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट फाइल, बट यहाँ तो 2 ही मेथड्स हैं, सो वी कैन राइट अनदर मेथड हियर। ओके,
सो इसको n रिसीव करना है, ठीक है, एंड वी हैव टू कॉल दिस प्रिंट डिक्रीजिंग फ्रॉम हियर। n इसको पास करना है और साथ ही साथ हम प्रिंट इंक्रीजिंग को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब 3 चीज़ें यार, सबसे पहले एक रिकर्सिव कोड में बेस केस लिखा जाता है, राइट। बेस केस क्या है कि अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो यार सीधा सीधा 1 को प्रिंट कर देना और रिटर्न करना मत भूलना, ठीक है। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है यार, बच्चे एक तो रिटर्न करना भूल जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि यार ये स्टैक ओवरफ्लो एरर क्यों आ रहा है, हमने बेस केस तो लिखा है। बेस केस से अगर रिटर्न नहीं करोगे तो स्टैक ओवरफ्लो तो होगा ही ना, रिटर्न करा इसीलिए तो स्टैक फ्रेम रिमूव हुई, ठीक है। बेस केस के बाद क्या 2 चीज़ें और हैं यार, एक है सेल्फ वर्क और एक है रिकर्सिव वर्क। पर इन दोनों में से कौन सा काम हमें पहले करना है? फिर से हाई लेवल पे जाते हैं। देखिए हमें यहाँ पे लेट्स से n5 आया तो 5 4 3 2 1 ये हमें प्रिंट करना था। हमारी जो रिकर्सिव वर्क है वो है 4 3 2 1 प्रिंट करना। इसेंशियली स्मॉलर प्रॉब्लम है 4 3 2 1 प्रिंट करना, पर स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले 4 3 2 1 को प्रिंट करने से पहले हमें 5 को प्रिंट करना है, 4 3 2 1 के बाद नहीं करना। ये आंसर थोड़ी चाहिए 4 3 2 1 5, ये आंसर नहीं चाहिए हमको, ठीक है, हमको चाहिए 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर हाई लेवल थिंकिंग अगेन कि भाई जो स्मॉलर प्रॉब्लम है उससे पहले हमको सेल्फ वर्क करना है, तो सेल्फ वर्क इस केस में होगा पहले, ठीक है। और सेल्फ वर्क है क्या, जो n आया उसको प्रिंट करना डायरेक्टली, ठीक है, जो 5 था इसेंशियली उसको प्रिंट कर दिया और 4 से लेके 1 तक की सारी जिम्मेदारी दे दी रिकर्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, प्रिंट डिक्रीजिंग n-1, ठीक है। इसको चलाते हैं और देखते हैं कि ये क्या आउटपुट दे रहा है। 5 देते हैं तो 5 4 3 2 1 आना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारा आउटपुट, ठीक है। वापस आते हैं ज़रा एक बार कोड पे, तो देखिए बेस केस है एक जिसका आंसर हमें पता था, जो किसी सब प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। सेल्फ वर्क जो हमने खुद से किया, रिकर्सिव वर्क जिसको करने के लिए हमने रिकर्शन पे ट्रस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, एकदम कॉन्फिडेंट होके ये लाइन लिखिए और इस लाइन पे एकदम कॉन्फिडेंटली यकीन कीजिए कि ये n-1 से सारे नंबर्स प्रिंट कर देगा 1 तक के, ठीक है, और n को ये प्रिंट कर चुका होगा। तो अगर हम इस ऑर्डर में देखें तो n प्रिंट हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से n-1 से 1 तक प्रिंट हो जाएगा। अब यार आप कोई भी रिकर्सिव कोड लिख लीजिए, ठीक है, आपको इसी तरह से वो लिखना होगा। ये 3 हिस्से लिखने होंगे, ये 3 हिस्से आपको हर कोड में दिखेंगे। देखिए ये हमारा बेस केस है। अगर मैं प्रिंट इंक्रीजिंग वाले में वापस जा रही हूँ, उसमें मैं आपको वो तीनों चीज़ें दिखा रही हूँ, बेस केस, रिकर्सिव वर्क और फाइनली सेल्फ वर्क, ठीक है। बस इन दोनों कोड्स में एक फ़र्क था, इस केस में हमने सेल्फ वर्क पहले किया है, रिकर्सिव वर्क बाद में किया है डिक्रीजिंग में। इंक्रीजिंग में हमने रिकर्सिव वर्क पहले किया था और सेल्फ वर्क हमने बाद में किया था, ठीक है। तो चलो यार इसका भी ड्राई रन करते हैं, क्योंकि अभी हमने नया नया रिकर्शन सीखा है, तो हमें ड्राई रन्स करने चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह से कॉल स्टैक में कॉल मेथड्स जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, ठीक। तो हमारे पास है प्रिंट डिक्रीजिंग मेथड, जो यार किसी मेन से कॉल हुआ होगा। मेन अब हम लिखते नहीं है, अब तो हमें समझ आ ही गया है कि मेन से कॉल हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कॉल स्टैक है, इसमें सबसे पहली स्टैक फ्रेम मेन की बनी होगी, राइट, और मेन से किसी एक लाइन पे प्रिंट डिक्रीजिंग कॉल हुआ होगा और उसको कोई n पास हुआ होगा। n फिर से 4 लेते हैं, ठीक है, n हम 4 ले रहे हैं और हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो है 4 3 2 1 और जो हम आउटपुट निकाल रहे हैं वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। दिस इज द स्टैक फ्रेम फॉर प्रिंट डिक्रीजिंग। प्रिंट डिक्रीजिंग के लिए n की वैल्यू क्या है, 4 रिसीव की है इसने, ठीक है। कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन फेल हो गई तो हम सीधा इस लाइन पे आ जाएंगे। चलो लाइन नंबर भी एक बार लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो हम सीधा आ गए लाइन नंबर 5 पे, ठीक। लाइन नंबर 5 पे एक और मेथड कॉल नहीं है,
पिछले क्वेश्चन में लाइन नंबर 5 पे मेथड कॉल थी, यहाँ पर लाइन नंबर 5 पे मेथड कॉल नहीं है, यहाँ पे लाइन नंबर 5 पे n प्रिंट हो रहा है। ठीक है, n क्या है फिलहाल 4 है, सीधा सीधा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट हो गया। अब आ गए हम लाइन नंबर 6 पे। देखो लाइन नंबर 6 पे एक मेथड कॉल है। ओके, तो मेथड कॉल है तो स्टैक फ्रेम बनेगी और उसके लिए n की वैल्यू क्या जा रही है ये देखो। देखो अभी n 4 था, हम ऐसे देखते हैं। देखो मेन था, सबसे पहले मेन ने P4 कॉल किया। ठीक है, P4 ने P3 कॉल किया, क्योंकि 4 वाली केस में n की वैल्यू 4 थी, यहाँ से 4 - 1 पास हुआ तो ये 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ आ गया यार 3। अब क्या हम अगली लाइन पे जाएंगे? एक बात बताओ, जब हम P4 वाले मेथड पे हैं और ये वाली कॉल हुई यहाँ पे P3, तो क्या हम समझ लें कि P4 वाला मेथड ख़त्म हो गया? क्योंकि यहाँ तो अगली लाइन है ना। अरे यार अगली लाइन पे है, जो मेथड ख़त्म हो रहा है वो L7 पे है। ये कॉल तो हमने L6 पे ही कर दी, तो हम P4 वाली कॉल को ख़त्म नहीं कर सकते अभी। ये कॉल स्टैक से रिमूव नहीं होगी, क्योंकि L6 पे एक कॉल हुई है। जब तक वो कॉल ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक ये कॉल कुछ ना कुछ रिटर्न नहीं कर देती इसको, ठीक है, वॉइड है वैसे तो ये तो कोई वैल्यू तो नहीं रिटर्न करेगी, बट इसेंशियली ये कॉल खुद में ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक ये वाली कॉल रिमूव नहीं होगी। अभी लाइन 7 पे हम आए नहीं हैं, अभी तो हम लाइन 6 पे ही हैं। लाइन 6 पे एक मेथड कॉल हुई है जो हमने यहाँ पर जिसका स्टैक फ्रेम बनाया है। ठीक है, L6 पे इसेंशियली ये हुआ था, इस पे तो अभी हम शुरू ही कर रहे हैं। तो हम यहाँ से सीधा पहुँचे यहाँ पे। इस बार n की वैल्यू 3 रिसीव हुई है, यहाँ हमने 3 लिख दिया। ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, हम लाइन 5 पे आए। लाइन 5 पे हमने n को प्रिंट किया, n प्रिंट हो गया 3, क्योंकि यहाँ पर n 3 है। ठीक है, हम यहाँ पर हैं अभी। ओके, सो उसके बाद हम आए लाइन 6 पे। लाइन 6 पे एक मेथड कॉल है विद अनदर वैल्यू n-1। तो PD एक और स्टैक फ्रेम बना जिसके लिए n की वैल्यू है 2। ठीक है, यहाँ पे d भी है, PD। अगेन सेम थिंग, L7 पे नहीं जाएंगे, फिलहाल हम L6 पे खड़े हैं। यहाँ हम L6 से कॉल किए, ये वाली L6 से ये कॉल किए हैं ये। ठीक है, सो अब यहाँ से वापस यहाँ आ रहे हैं, प्रिंट डिक्रीजिंग, और वैल्यू क्या मिली इसको 2। कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं हुई। लाइन 5 पे आए, 2 को प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 2 है। उसके बाद लाइन 6 पे आए, फिर से लाइन 6 पे खड़े हैं। लाइन 6 पे एक और मेथड कॉल कर रहे हैं n-1 के लिए, विच इज़ 2 - 1 इसेंशियली 1। ठीक है, सो PD n इज इक्वल टू 1, और ये अब हम लाइन 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर दोबारा से इधर पहुँच गए, प्रिंट डिक्रीजिंग, n की वैल्यू 1 रिसीव हुई, और लाइन 1 पे n की वैल्यू 1 चेक हुई। क्या n 1 है? हाँ जी, इस बार n 1 है। तो क्या कर रहे हैं, 1 को प्रिंट कर रहे हैं, n को प्रिंट कर रहे हैं ना, और n की वैल्यू क्या है, 1 ही है, तो प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न मतलब यहाँ पर रोक दो इसकी एग्जीक्यूशन, इसकी कहानी ख़त्म। ये अब स्टैक फ्रेम से होगा रिमूव। ठीक है, स्टैक फ्रेम से रिमूव हो गया, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ गया? यहाँ पे इसका फ्लो आया यहाँ पे वापस PD पे प्रिंट डिक्रीजिंग की कॉल पर, n इक्वल टू 2 वाली कॉल पर। ठीक है, यहाँ पे इसेंशियली PD 1 भी कॉल हुआ था, PD 1 से कुछ नहीं हुआ, मतलब इसेंशियली कोई और कॉल नहीं हुई, और PD 2 पर हम वापस आ गए। ठीक है, ऐसे करके अपन वापस आए यहाँ से। ठीक, और उसमें कौन सी लाइन पे वापस आना है? लाइन नंबर 6 पे। लाइन नंबर 6 में क्या हो रहा है? लाइन नंबर 6 में एक मेथड कॉल हुई थी, इसेंशियली वो मेथड कॉल PD 1 ही थी, पर सिर्फ मेथड कॉल है और कुछ नहीं है, तो ये लाइन इसेंशियली ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब हम आएंगे लाइन 7 पे। ध्यान से देखिए, अब हम आए हैं लाइन 7 पे PD 2 की। तो PD 2 वाली स्टैक फ्रेम अब रिमूव होगी, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन अब ख़त्म हुआ है। बेशक हम इसकी लास्ट लाइन, जो इसकी लास्ट लाइन एक्चुअल में थी भी नहीं, लास्ट लाइन ये है। ठीक है, पहले ही पहुंच गए थे, पर हम इस वाली लाइन पे अब आए हैं, तो ऐसा मत समझो कि ये वाली चीज़ पहले ही ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये वाली बात मैं बार बार बता रही हूँ। इस चीज़ को वो गलत करते हैं कि लास्ट पे पहुँच गए तो तभी के तभी स्टैक फ्रेम रिमूव कर दी, तब नहीं होती। जब एक्चुअल में आप ये क्लोजिंग ब्रैकेट पे या रिटर्न पे पहुँचते हैं तब ये ख़त्म होती है। ठीक है, सो अब ये भी स्टैक फ्रेम से रिमूव हो जाएगी और वापस जाएगी कहाँ पर, n इक्वल टू 3 की कॉल पे, n इक्वल टू 3 में L6 पे।
L6 पे मेथड कॉल है जो कि फाइनली खत्म होकर के वापस ही आई है, यहीं पे हमें रिटर्न हुआ है। सो यहाँ से इसेंशियली PD2 से अपन PD3 पे वापस आ रहे हैं, ठीक है। ओके, PD3 में कौन सी लाइन पे वापस आना है? लाइन 6 पे। लाइन 6 पे क्या था? कॉल थी, कॉल कंप्लीट हो गई, अगली लाइन पे आ जाओ। ओके, अगली लाइन पे तो मेथड खत्म हो रहा है, तो ये स्टैक से कर दो डिलीट, इसको भी डिलीट कर दो। अब फ्लो कहाँ जाएगा? जो भी कॉल स्टैक में टॉप पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वो था PD n=4। कौन सी लाइन पे आना है? 6 पे, ठीक है। ये लाइन प्रोसेस हो चुकी है, अगली पे आ जाओ। अगली पे मेथड खत्म हो गया है, ठीक है, तो कॉल स्टैक से स्टैक फ्रेम अब रिमूव हो जाएगी, ये वाली स्टैक फ्रेम, ठीक। उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ गया? मेन पे। सो इसेंशियली 3 से 4 पे आ गए और 4 से अब मेन पे आ गए, ठीक है। मेन के अंदर इसेंशियली सिर्फ एक ये कॉल थी जो कि कंप्लीट हो चुकी होगी, और मेन में भी हम लास्ट वाले ब्रैकेट पे पहुंच जाएंगे, तो यार ये चीज़ भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हेन द कॉल स्टैक बिकम्स एम्प्टी एंड ऑल ऑफ द थिंग्स, ऑल ऑफ द मेथड्स दैट वर टू बी प्रोसेस्ड, इसेंशियली मेन से तो एक ही मेथड कॉल हुआ था और उसके अंदर मल्टीपल कॉल्स हुई, वो सारी चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं। एंड द फाइनल आउटपुट दैट वी हैव is 4-3-2-1, which definitely matches with the expected output, ठीक है। Okay, so that brings us to the end of this lecture almost। ख़त्म करने से पहले कुछ और बातें मैं आपसे करना चाहूँगी इम्पोर्टेंट। लास्टली, ये सवाल शायद आपके दिमाग में एक दो बार आया होगा कि रिकर्शन की ज़रूरत ही क्या है? Why do we need रिकर्शन? जब हम आइट्रेशन से 1 to n प्रिंट कर सकते थे, n to 1 हम आइट्रेशन से प्रिंट कर सकते थे, तो हम रिकर्शन से क्यों कर रहे हैं ये सब? देखिए, ये तो ना बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। इनफैक्ट ये क्वेश्चंस हमने जो करे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिकर्शन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थे, ठीक है। इनका ये एम नहीं था कि कोई रिकर्शन के बहुत फेमस प्रॉब्लम्स हैं या कोई बहुत टफ प्रॉब्लम्स हैं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए थी। रिकर्शन से आप आगे चल के बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। रिकर्शन से होता क्या यार? देखो, जो हमने अभी ये तीन चीज़ों में इसको बांटा ना कि भाई स्मॉलर प्रॉब्लम और बेस केस और सेल्फ वर्क, इस चीज़ से लिखने से जब हम इस चीज़ को एक्चुअल में कोड में लिखते हैं तो कोड बहुत छोटा सा बन के आ जाता है। अभी आपने देखा 4-5 लाइन का ही कोड था, वो तो खैर क्वेश्चन भी छोटा सा ही था, पर बड़े बड़े ऐसे कोड्स आएंगे आगे जो अगर आप रिकर्शन के थ्रू लिख देंगे तो बहुत छोटे से हो जाएंगे। सो इसेंशियली कोड को सिंप्लीफाई करने में, लॉजिक को इजीली बिल्ड करने में, इम्प्लीमेंट करने में रिकर्शन हमारी बहुत हेल्प करता है। इसीलिए हम रिकर्शन पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें रिकर्शन की ज़रूरत है, ठीक है। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द समरी ऑफ दिस लेक्चर। हमने रिकर्सिव फंक्शंस देखे इसेंशियली, और मैं आपको एक फन तरीके से थोड़ा रिवाइज कराने की कोशिश करती हूँ। आज जो हमने सीखा यार, उसका जो फाइनल कंक्लूजन और फाइनल समरी है वो 3 चीज़ें हैं, ठीक है। जो हमने वो रिकर्सिव स्पेल देखा था उसके अंदर हमने 3 चीज़ें देखी थी, वही हमें याद रखनी है आज के लेक्चर से। पहली, आइडेंटिफाई द स्मॉलर सब प्रॉब्लम या फिर सब प्रॉब्लम, ठीक है। और जो सब प्रॉब्लम निकाल ली उस पर फेथ कीजिए, ठीक है। ये रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ लीजिए कि जो आपने रिकर्शन की कॉल लगाई है वो काम करेगी, ठीक है। वहाँ पे स्टैक वगैरह के चक्कर में मत फंसिए, वहाँ बस यकीन कर लीजिए कि ये चीज़ काम करेगी। जैसे PI(n-1) पे यकीन किया था कि प्रिंट इंक्रीजिंग n-1 1 से n-1 तक प्रिंट करेगा, वो यकीन आगे बिना कुछ सोचे कर लो। टेक दिस रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ आफ्टर आइडेंटिफाइंग द स्मॉलर प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये जो स्मॉलर प्रॉब्लम निकालना होता है यही मेन स्टेप है, ठीक है। हम आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जिसमें ये हम प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे कि इसकी सब प्रॉब्लम क्या हो सकती है या इसकी सब प्रॉब्लम क्या है। आज के केस में तो सब प्रॉब्लम हमें बहुत सामने सामने दिख गई, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद यार कुछ काम तो आप खुद भी करोगे, है ना। माई वर्क या सेल्फ वर्क, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ काम तो आपको खुद भी करना है। और इनफैक्ट एक हमारा छोटा सा नोट रह गया था रिकर्सिव स्पेल पढ़ते वक्त, देखिए वहाँ वापस जाते हैं। ये नोट यही है बस कि यार रिकर्सिव काम पहले होना है या फिर सेल्फ वर्क पहले होना है, ये चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। पहले कौन सा होना है, क्योंकि प्रिंट इंक्रीजिंग में कौन सा पहले हुआ था? प्रिंट इंक्रीजिंग में रिकर्सिव पहले हुआ था, सेल्फ वर्क बाद में हुआ था। प्रिंट डिक्रीजिंग में सेल्फ वर्क पहले हुआ था, रिकर्सिव बाद में हुआ था। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि यार पहले कौन सा वाला काम हमें करना है, ठीक है। तो सेल्फ वर्क रिकग्नाइज कर लिया, ये देख लिया कि रिकर्सिव काम पहले होना है या हमारा काम पहले होना है। नेक्स्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइंडिंग द बेस केस, रिकॉग्नाइजिंग द बेस केस, ठीक है। अगर हम बेस केस नहीं लिखेंगे तो हम इनफाइनाइट रिकर्शन में फंस जाएंगे। सो दैट्स वाई बेस केस इज इम्पॉर्टेंट
एंड बेस केस यार यूजुअली अभी आप देखोगे बेस केस होता है एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी एरे, इस तरह के जो केसेस हैं वो हमें बहुत बार बेस केस दिख जाते हैं, हर बार नहीं बट जनरल बेस केसेस में हमें इस तरह की चीज़ें दिख जाती हैं, 1 0 छोटे नंबर्स, ठीक, अगर नंबर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सो यार नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टोरियल निकालने का क्वेश्चन करेंगे, nth फिबोनाची करेंगे। और मैं यहाँ आपको बता दूँ यार, जो आज के लेक्चर में हमने रिकर्शन के बारे में सीखा है ये तो बस एक रिकर्शन का इंट्रोडक्शन था। आप ये समझ लीजिए ये सिर्फ टीजर था, अभी ट्रेलर और मूवी तो बाकी है। हम अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं रिकर्शन की, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड हो सकता है कि यार इस लेक्चर में आप कुछ पॉइंट्स पे आपको ऐसा लगा हो कि क्या हो रहा है, उस पॉइंट को आप दोबारा देखिए जाके, तो वीडियो में जहाँ पे भी दिक्कत है उसको दोबारा से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑल्सो डू वन थिंग, जो भी हमने ड्राई रन्स किए हैं उन ड्राई रन्स को आप खुद से कॉपी पेन पे करो, ठीक है। कोड लिखो, कोड को रन करो, और ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आज के लेक्चर से आप जो ड्राई रन्स कर रहे हो ना उनको खुद से करो, स्टैक बनाओ, कॉल्स देखो कहाँ से कौन सी हो रही हैं, ये चीज़ आप आज के लेक्चर के लिए करो, ठीक है। सो यार दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग छोटी सी आज रिकर्शन से मिली है। जैसा कि मैंने कहा कि आज तो हमने इंट्रोड्यूस ही किया रिकर्शन, हम प्रॉब्लम सॉल्व करके रिकर्शन में डीप जाने वाले हैं। और इंट्रोडक्शन में क्या ही है यार, रिकर्शन में रिकर्शन की सिंपल सी डेफिनेशन बस यही है कि अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, बस हमने बस उन 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लिया कि हम किसी रिकर्सिव प्रॉब्लम को देखेंगे तो हम 3 चीज़ें सोचेंगे। मैं जो आपको आगे भी प्रॉब्लम्स कराऊंगी उसमें हम इन 3 स्टेप्स में ही बांट के इनको सोच रहे होंगे। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप लॉजिक सोच रहे हैं तो आपको हाई लेवल पे सोचना है, और ड्राई रन और ये जो कॉल स्टैक्स की कॉल्स वगैरह हैं ये हमें समझ आनी चाहिए, क्योंकि इंटरनली कैसे चीज़ें काम कर रही हैं ये कॉन्फिडेंस अगर होगा हमें कि हमें अंदर से भी पता है कैसे हो रहा है तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। और अगर हम कभी कुछ गलत सोच रहे होंगे तो हमें लो लेवल पे जाके देखना भी पड़ सकता है कई बार, ठीक है। पर इसेंशियली जब हम लॉजिक सोचेंगे तो हम ऐसे हाई लेवल पे सोचेंगे कि भाई स्मॉलर प्रॉब्लम, सेल्फ वर्क और बेस केस, ठीक है। और ट्रस्ट करेंगे रिकर्शन पे। रिकर्शन ये एक ऐसी चीज़ है यार, ये रिश्ता हमारा रिकर्शन के साथ ट्रस्ट पे ही बेस्ड है। हम जितना उस पर्टिकुलर एक लाइन पे ट्रस्ट करेंगे ना कि स्मॉलर प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, उतना इजीली हमारे लिए इन प्रॉब्लम्स को सोचना होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज अ जेंटल रिमाइंडर, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई विल हाईली एडवाइज कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वी विल सी द फॉर्म, एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप and address them in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.